हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू एमपी एग्जाम वाला। आपको जैसा कि पता है कि लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था बेसिकली आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ऋग वैदिक एज, उसको हम ख़त्म कर चुके हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है बेसिकली इसका नाम है संपूर्ण। इन 11 डेज वी आर टारगेटिंग टू कंप्लीट ऑल द हिस्ट्री, ऑल द पोर्शंस ऑफ द हिस्ट्री इंक्लूडिंग एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एज वेल। हम सारा का सारा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे 11 डेज में, सो दैट आपका क्विक रिवीजन हो सके। क्योंकि हम 11 डेज में हमारा ये जो बेसिकली संपूर्ण सीरीज है इसको कंप्लीट करेंगे, सो आप समझ सकते हैं। सो दिस टाइम वी विल बी ओनली डीलिंग विथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सिर्फ हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली फॉर मेंस। जैसा कि आपको पता है 2019 का एडिशनल मेंस है। उसके बाद आपको ये भी पता है कि 2021 का भी मेंस है जुलाई में। तो इसके लिए अगर आपको क्विक रिवीजन करना है विथ वैल्यूएबल कंटेंट, विथ क्वालिटेटिव कंटेंट, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट द टाइम और डायरेक्टली हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। रही बात अगर 3 मार्कर्स की, तो 3 मार्कर्स में मेरा मानना ये है कि 3 मार्कर्स आर क्वाइट अनसर्टेन। उसका हमको नहीं पता होता है कि वो क्या क्या क्वेश्चंस 3 मार्कर में आ सकते हैं। इसीलिए जो 3 मार्कर्स हैं आप उसके लिए अपने प्रीलिम्स के नोट्स को रेफर कर सकते हो। और एक बात आपको और बता देती हूँ मैं कि इसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मेन सीरीज वी विल गोइंग टू स्टार्ट ऑल्सो अ प्रीलिम सीरीज फॉर यू। हम आपके लिए प्रीलिम सीरीज को भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो वहां से आपके फैक्चुअल पोर्शंस कवर हो जाएंगे। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम्स लेट गेट इनटू द डिस्कशन, लेट गेट इनटू द क्लास। और आज हम देखेंगे हमारा पहला टॉपिक क्या है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज जो बेसिकली मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज महाजनपदास, रिलीजियस मूवमेंट एंड मौर्यास। ये तीनों के तीनों ही टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू विल सी द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देन सर्टेनली क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? इसीलिए महाजनपद, रिलीजियस मूवमेंट और मौर्यास, ये सारे के सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको जो हिस्ट्री पढ़ाती हूँ उसके आपके कौन सा कोड अप्लाई होता है? आईएफएससी, दैट मीन्स इनिशिएटिव बाय यू, दैट मीन्स you have to develop interest to study the history. Then F means factual portion, then S means stories and C means concept. समझ में आया? तो लास्ट क्लास में हमने ऋग वैदिक और आपका जो आईवीसी है हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसमें हमने काफ़ी सारी कंसेप्चुअल चीज़ें देखी हैं। अगर आपने वो मेरी क्लास नहीं देखी है देन आप वो देख लेंगे तो आपके माइंड में काफ़ी सारी चीज़ों को लेके क्लियरिटी डेवलप हो जाएगी विथ इन 1.5 आवर। ऑलराइट, आज हम बेसिकली जब महाजनपद पढ़ेंगे, रिलीजियस मूवमेंट पढ़ेंगे, मौर्य पढ़ेंगे, तो इसमें काफ़ी सारी स्टोरीज हैं विच विल गोइंग टू मेक दिस सेशन क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर यू। ऑलराइट, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं महाजनपद, रिलीजियस मूवमेंट एंड मौर्य। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आपको मैं बता देती हूँ कि आज हम क्या क्या टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। समझ में आ रहा है आपको नहीं? कि टॉपिक्स में हम सबसे पहले महाजनपद, तो महाजनपद में राइज ऑफ महाजनपद, आखिरकार इसका राइज कैसे हुआ। देन लिटरेरी इन्फॉर्मेशन, हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है महाजनपद के बारे में। देन उसके बाद महाजनपद एंड देयर कैपिटल, ये थोड़ा सा क्वाइट फैक्चुअल होगा बट हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा बहुत कुछ। ऑलराइट, देन राइज ऑफ मगध, जो इतने सारे आपके महाजनपद है उसमें से what was the reason that Magad only raised, है ना, वो हम देखेंगे। Then coming to the next topic that is religious movement, तो religious movement cause, आखिर भाई religious movement हुई क्यों, ऐसा क्या हो गया। Then Buddhism, then Jainism and then decline of both, that means decline of Buddhism and Jainism. ऑलराइट, फिर उसके बाद हम देखेंगे आपका बेसिकली क्या, मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में हम लिटरेरी सोर्सेज देखेंगे, एक एक करके रूलर्स को देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, जो आपके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी, ऑल दीज थिंग्स एंड देन डिक्लाइन। ऑलराइट, सो आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं महाजनपद की। महाजनपद की हम जब बात करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे ओरिजिन, कि भाई आखिरकार आपके महाजनपद का ओरिजिन कैसे हुआ, ये देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले तो बच्चों महाजनपद के जो आपका वर्ड है इसका मतलब आप समझने की कोशिश करो। क्या मतलब हुआ? महा मीन्स, महा का क्या मतलब हो रहा है? महा मीन्स ग्रेट, ये आपको समझ में आ रहा है।
देन जनपद, जनपद का यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है, जनपद का क्या मतलब हो रहा है, जनपद का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि बेसिकली पद मीन्स होता है फुट, मीन्स कि फुट जो है वो किसका पड़ रहा है यहाँ पे, जन का, मतलब कि पीपल का। इसका मतलब आप समझो, मतलब कि हम बेसिकली एक ऐसे महान एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ काफी सारे लोग रहते हैं, समझ में आया। तो इसका मतलब हो रहा है महाजनपदास, मतलब कि जहां जहां लोगों के कदम पड़ रहे हैं। तो बेसिकली एक आप कह सकते हो, जब हम ऋग्वैदिक की बात करते हैं, ऋग्वैदिक के बाद आपकी महाजनपद एज का ओरिजिनेशन होता है। तो बेसिकली जो ट्राइबल ग्रुप है, ट्राइबल ग्रुप इकट्ठे होके, जो वहाँ के लोग इकट्ठे होके जब वहाँ पे लाइफ को सस्टेन करने लगे और काफ़ी सारी चीज़ों में इंडल्ज होने लगे, तो आपका किसका ओरिजिन हुआ, महाजनपद एज का। लेकिन महाजनपद एज का ओरिजिनेशन कैसे हुआ वो भी हम क्वाइट डिटेल में अभी समझेंगे। अभी आई वॉज जस्ट टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ महाजनपदास, ऑलराइट, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई कि भाई आखिरकार महाजनपदास क्या है। तो आप जरा गौर करेंगे तो महाजनपदास रिफर्स टू द पॉलिटिकल यूनिट दैट एग्जिस्टेड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग ऋग्वैदिक एज। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब यहाँ पे बात हो रही है किसकी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपकी जो लार्ज पॉलिटिकल यूनिट है उसको कहा गया है क्या, महाजनपदास। आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू। तो पहली लाइन में आपका यही लिखा है कि लार्ज पॉलिटिकल यूनिट दैट एग्जिस्टेड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द वैदिक एज। उसके बाद किंगडम दैट रोज टू फेम फ्रॉम 6th century BC ऑनवर्ड्स वेर कॉल्ड महाजनपदास। मतलब कि बेसिकली अभी हम टाइम लाइन पे जाते हैं और टाइम लाइन से समझने की कोशिश करेंगे, तो वो आपके लिए आई थिंक ज्यादा बेटर हो जाएगा कि आखिरकार जब हम टाइम लाइन से समझेंगे, है ना, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में लेके जाऊंगी, ज्यादा डीप में नहीं। अभी हम देखेंगे तो अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए लगभग अगर हम बात करें 1500 BC की, तो 1500 to 1000 BC आपका क्या चला था, अर्ली ऋग्वैदिक, राइट, अर्ली वैदिक चला था, इजंट इट। और आपके 1000 से अगर हम बात करें 500 तक, तो आपका क्या चला था, लेटर ऋग्वैदिक। और लेटर ऋग्वैदिक के बाद ही तो यहाँ पे ये वाला जो आपका एरा है, कौन सा, 6th century to 4th century, ये वाला जो आपका एरा है, यहीं पे तो आपका महाजनपद, मतलब कि इसी यहाँ पर 6th century की बात हो रही है, महाजनपद का ओरिजिनेशन हुआ है कि नहीं। टाइम लाइन थोड़ी आप समझ जाओगे ना तो चीजें ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी आपके दिमाग में। तो यहाँ पर आपके 6th century में किसका ओरिजिनेशन हो रहा है, महाजनपद का, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आपके महाजनपद का ओरिजिनेशन हो रहा है तो हम बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे कि भाई ऐसा क्या हुआ कि महाजनपद का ओरिजिनेशन हो रहा है। हमने ये तो जान लिया कि महाजनपद है क्या। अब देखो बच्चों, ये आपकी लेटर ऋग्वैदिक एज है, इजंट इट। अगर ये आपकी लेटर ऋग्वैदिक एज है तो हमें पता है लेटर ऋग्वैदिक एज में क्या क्या होता था। लेटर ऋग्वैदिक एज में आपके यजनास परफॉर्म होते थे, मतलब कि यज्ञ परफॉर्म होते थे कि नहीं होते थे। देन उसके बाद वर्ण सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। वर्ण सिस्टम मतलब कि एक हायरार्की डिवाइड कर दी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, एक हायरार्की डिवाइड कर दी कि नहीं कर दी। अगर हम बात करेंगे इसके अलावा, देन उसके अलावा आप देखोगे एक सुपीरियोरिटी और एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ था आपके किस में, लेटर ऋग्वैदिक एज में हुआ था कि नहीं। फिर उसके बाद आप कह सकते हो ऋग्वेदा। जो ऋग्वेदा है वो आपका संस्कृत में है और ये कौन रीड कर सकता है, ओनली ब्राह्मण्स। ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूं बच्चों क्योंकि अगर आपको लेटर ऋग्वेद की स्थिति पता है और अभी सेम टू सेम स्थिति, ये जो पोजीशन है ये आप यहां रख के देख लो, यहां रख के देख लो। लेकिन अब आप ही मुझे बताओ कि यहां पर ये जो हम बात कर रहे हैं 6th to 4th century BC जहां इसका ओरिजिनेशन हुआ है, ओरिजिनेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि महाजनपद एज जो ग्रोइंग एज हो चुकी है, मतलब कि यहाँ पर लोग जो हैं वो ऑर्थोडॉक्स, दे हैव मूव्ड फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स टू हेट्रोडॉक्स। उसके अलावा हम बात करेंगे अगर आपकी महाजनपद एज है तो महाजनपद एज में बेसिकली काफी कुछ डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं है, यहाँ पे डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल नहीं है, बाकी अदर चीजों में भी डेवलपमेंट हुआ है। मतलब कि आपके ट्रेड में डेवलपमेंट हुआ है,
ट्रेड में डेवलपमेंट हुआ है, उसके अलावा आपकी इकोनॉमी में डेवलपमेंट हुआ है, देन कई सारे सोशल ईवल्स को हटाया गया है। तो आप ही मुझे बताइए कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सोसाइटी थोड़ी मॉडर्न हो गई है, तो क्या ये चीज़ें यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे? आप ही मुझे बताओ, क्या ये एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर यहाँ पे वैश्य का काम है एग्रीकल्चर करना, अगर वैश्य एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो वो बोलेंगे भाई हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हम एनिमल सेक्रीफाइस क्यों करें? क्योंकि आफ्टर ऑल एनिमल से ही तो हमारी मैन्योर बन रही है, पहले थोड़ी फर्टिलाइजर चलते थे, तो हम क्यों एनिमल सेक्रीफाइस करें? तो वैश्य आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। उसके बाद ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स का जो डोमिनेंस है वो बाकी सब लोग क्यों झेलेंगे? क्यों झेलेंगे? उसके बाद अगर हम देखें तो एक यहाँ पे हायरार्की बनी हुई है, क्षत्रिय बोलेंगे हमें सेकंड नंबर पे क्यों रखा है भाई, हम क्यों सेकंड नंबर पे रहेंगे, हम भी तो फर्स्ट पे रह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो स्पेशलाइजेशन है, अगर हम वॉरियर्स हैं तो हमारा स्पेशलाइजेशन है ना उसमें। अगर ब्राह्मण्स का स्पेशलाइजेशन नॉलेज देने में है तो हमारा किसी और चीज़ में है, स्पेशलाइजेशन तो है, तो हम सेकंड पोजीशन क्यों रखेंगे? फिर ये बोलेंगे, लास्ट वाले बोलेंगे कि हम तो ऊपर की क्लास को भले ही सर्व कर रहे हैं बट हमारी वजह से ही तो उनका आगे का काम चल रहा है, हम दोनों भी तो टैक्स भर रहे हैं, जो इनका काम चल रहा है, जो बाकी सब हो रहा है तो हम भी तो टैक्स भर रहे हैं, तो हम थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे क्यों आएंगे? हमारा भी तो इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी इस एज में एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। पीपल आर अनेबल टू एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद यज्ञ, यज्ञ में कितने सारे रिसोर्सेज को हम सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब कि रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज नहीं हो रहा है, तो लोग क्यों एक्सेप्ट करेंगे उसको? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपकी ऋग्वेदा, उसके बाद ऋग्वेदा ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं भाई, बाकी सब क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? बाकी सब क्यों नहीं पढ़ सकते? अर्ली वैदिक एज में आपका क्या था कि दो आपका वर्ण सिस्टम वॉज प्रिवलेंट बट इट वॉज नॉट प्रैक्टिस्ड रिजिडली, है ना? तो यही सारी कारण थी कि आपके जो यहाँ पर इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया गया। समझ में आया कि नहीं? इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया गया। और फिर आपकी आ जाती है कौन सी एज? महाजनपद एज। महाजनपद, अगर हम बात करेंगे महाजनपद एज की, एक बार और हम देखते हैं, महाजनपद एज की बात करेंगे। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में थोड़ा बहुत कुछ आ गया होगा, है ना? अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं बेसिकली कि आपका यहाँ पे महाजनपद एज का राइज क्यों हुआ, मतलब कि आपकी महाजनपद एज ऐसा क्या हुआ कि आपका इमर्ज हुआ। तो सबसे पहले आप देखो, अगर 1000 BC की बात हो रही है तो यहाँ पे आपका आयरन एज चालू हो जाता है, मतलब कि आयरन की डिस्कवरी हो जाती है। एम आई राइट और नॉट? आपकी आयरन की डिस्कवरी हो जाती है। अगर आपके यहाँ पर आयरन की डिस्कवरी हो गई है, मतलब कि बेसिकली क्या आपको नहीं लगता अगर आयरन की डिस्कवरी हो गई है तो आपके वेपन्स बनना चालू हो जाएंगे? अगर आपके वेपन्स बनना चालू होंगे तो इसका मतलब क्या होगा? क्या होगा कि आपकी आर्मी बहुत अच्छी रहेगी। यस और नो? अगर हम दूसरी बात करेंगे तो अगर वेपन्स की बात करें, फिर आपके टूल्स बन सकते हैं। अगर आपके टूल्स बन रहे हैं तो ये आपकी एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होगा। होगा कि नहीं होगा? आप ही मुझे बताओ, एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा? अगर आपका एग्रीकल्चर सरप्लस हो रहा है, अगर एग्रीकल्चर सरप्लस हो रहा है, दैट मीन्स कि अगर आपके पास सरप्लस हो रहा है, मतलब कि सस्टेनेबल नहीं है, सरप्लस हो रहा है, मतलब कि खुद भी आप कंज्यूम कर सकते हो, दूसरों को भी करा सकते हो, तो आप ट्रेड करोगे कि नहीं करोगे? ट्रेड करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल मैम, बिल्कुल ट्रेड करेंगे। खुद रख के अनाज को सड़ाएंगे थोड़ी, तो आपका ट्रेड होगा। होगा कि नहीं? अगर आपका ट्रेड होगा, अगर ट्रेड होगा तो क्या होगा? क्या होगा बच्चों? मतलब कि आपकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। करेगी कि नहीं? इकोनॉमी बूस्ट। ये तो एक पार्ट हो गया स्टोरी का, ये तो एक पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट की अगर बात करेंगे हम, तो आपके यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 500 BC, तो लगभग आपके 500 BC तक यहाँ पर क्या हुआ? इस बीच में इधर तक हम बात करें तो आपकी जो कैटल थी वो आपकी सोर्स थी किसकी? वेल्थ की। मतलब अगर कैटल है, काऊ है, तो आप वेल्दी पर्सन हो, वेल्दी पर्सन हो। दैट मीन्स एट दैट टाइम कैटल वॉज द यूनिट ऑफ वेल्थ। अभी तक ऐसा, मतलब पहले कैटल थी, लेकिन जैसे ही हम आपके 6th सेंचुरी में आते हैं, 6th सेंचुरी में ऐड होते हैं, तो आपकी लैंड जो है वो इंपॉर्टेंट कमोडिटी बन जाती है। जो लैंड है वो इंपॉर्टेंट कमोडिटी बन जाती है, और क्योंकि लैंड आपकी इंपॉर्टेंट कमोडिटी बन जाती है तो दैट मीन्स अब आपका क्या होगा? अगर कैटल इंपॉर्टेंट कमोडिटी थी, फॉर एग्जाम्पल मान लो
अगर आप ऐसा सिंपल सा एग्जाम मान लो, आपको लगता है कि भाई आपके लिए एंड्रॉयड फ़ोन बहुत ज़रूरी है, तो एंड्रॉयड फ़ोन अगर आपके लिए ज़रूरी है तो आप अपने पापा से बोलोगे कि मुझे एंड्रॉयड चाहिए, फिर पापा बोलेंगे बेटा 10th में अच्छे मार्क्स लाना, बेटा पीएससी का एग्जाम क्लियर कर लेना, या वो कुछ भी आपके सामने बैठ रखेंगे, यू विल एक्सेप्ट इट। वाई? बिकॉज आपके लिए एंड्रॉयड फ़ोन ज़रूरी है। तो अगर लैंड ज़रूरी है तो क्या आपको नहीं लगता एक्सपेंशन होगा? बिल्कुल होगा। लोग चाहेंगे कि उनके पास लैंड आए, बिल्कुल इंपीरियलिस्ट पॉलिसी को फॉलो किया जाएगा कि नहीं? तो ये सारी की सारी कंडीशन, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लैंड जो है वो इंपॉर्टेंट बन गया। लैंड इंपॉर्टेंट बन गया, यही कारण है कि आपका एक्सपेंशन होने लगा। अब क्योंकि आपका एक्सपेंशन हो रहा है, इंपीरियलिस्ट पॉलिसी आपकी अडॉप्ट की जा रही है, मतलब कि आपको आर्मी को सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? और बेसिकली पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ के साथ, और अगर आपकी वेपन्स बन रहे हैं, टूल्स बन रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ये सारे के सारे सर्कमस्टेंसेस, जितनी भी मैंने आपको ये पूरी स्टोरी बताई है, ये सारे के सारे कॉजेज हैं कि भाई आपका जो महाजनपद एज है वो क्यों इमर्ज हुआ। समझ में आया कि नहीं? तो ये सारे के सारे रीजंस है जिसकी वजह से महाजनपदेज इमर्ज हुआ, मतलब कि महाजनपद, 16 महाजनपद सिटीज इमर्ज हुई, और उसमें से हम आज देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट थी आपकी मगध। आखिर वो क्यों राइज हुई? तो आपको आई होप पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि भाई आखिरकार आपकी महाजनपद है वो क्यों इमर्ज हुई। गॉट इट? अभी हम डिस्कस करते हैं ओरिजिन ऑफ महाजनपद, हमने डिस्कस किया था। फिर राइज ऑफ महाजनपद, राइज कैसे हुआ मैं आपको वो पूरा का पूरा समझा चुकी हूँ कि भाई इसका राइज कैसे हुआ। न्यू एग्रीकल्चर टूल्स बने, इम्प्लीमेंट बने, पेजेंट्स क्लियर फॉरेस्ट करने लगे, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। ये आप देख रहे हो इमेजेस में, देख रहे हो कि भाई लोग ये जैसे कि ये कुछ यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कर रहे हैं, ये टूल्स बना रहे हैं, ये वेपन बना रहे हैं, ये एक तलवार टाइप कुछ बना रहे हैं, ये एग्रीकल्चर का टूल बना रहे हैं। फिर यहाँ पे आप देखो लोग किसी काम में इन्वॉल्व हो गए कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरिंग चल रहा है कि भाई लैंड को क्लियर कर रहे हैं। तो आप देखो कि किस तरीके से लोग डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए हैं और महाजनपद की शुरुआत हो गई है। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ओके, राइस ऑफ महाजनपदास, राइस आगे वही मैं आपको सेम चीज है यहाँ पे कि भाई आपके क्योंकि कई सारे जो आपके इस तरीके से वेपन बनेंगे, टूल बनेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता मर्चेंट्स का ओरिजिनेशन होगा, बिजनेस क्लास का ओरिजिनेशन होगा, ट्रेड होगा? ये मैं सब समझा चुकी हूँ आपको। तो ये वही चीजें यहाँ पे लिखी कि भाई मर्चेंट्स बनेंगे, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का इमरजेंस होगा कि डिफरेंट सोशल ग्रुप, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, मतलब कि ट्रेड होगा। तो राइज ऑफ महाजनपद मैंने आपको एक छोटे से फ्लो चार्ट के थ्रू आपको पूरा महाजनपद समझा दिया। इस तरीके के फ्लो चार्ट को आप एग्जाम में भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी? लिटरेरी सोर्सेस भाई, कि हमें इन महाजनपद के बारे में आखिर पता कैसे चला कि भाई ये महाजनपद है भी, महाजनपद जैसी चीज है भी। तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास 3 बुक्स हैं। कौन कौन सी बुक्स हैं हम जरा नजर डालेंगे। और बुक्स आपकी कौन कौन सी? पहली तो भगवती सूत्र, ठीक है। दूसरी आपकी कौन सी? अंगुत्तर निकाय। और थर्ड कौन सी है? महावस्तु। ये जो दोनों हैं आपकी बेसिकली ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है, और महावस्तु आपकी कौन सी है? जैन की है। समझ में आया कि नहीं? तो इससे हमको पता चलता है किसके बारे में? 16 महाजनपद, 16 महाजनपद के बारे में हमें पता चलता है। आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट अभी यहाँ पर बेसिकली आपको बताया गया महाजनपद कौन कौन से हैं, और महाजनपद की बेसिकली कैपिटल्स को यहाँ पे बताया गया। आपको देखिए अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। बाकी इन द मेंस एग्जामिनेशन दे वोंट आस्क यू, ये सब वो नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ कुछ देख लेते हैं जो हमें लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपका अंग का क्या है? चंपा। मगध का आप सभी जानते हो राजगृह और पाटलिपुत्र दोनों। फिर आपका है वज्जी का क्या है? वैशाली। मल्ल का क्या है? कुशीनगर। काशी का क्या है? वाराणसी। यहाँ काशी लिखा हुआ है, वाराणसी है ना। फिर वत्स का क्या है? कौशमी। कौशल का क्या है? श्रावस्ती भी है और अयोध्या, दोनों है, श्रावस्ती और अयोध्या। फिर चेदी का क्या है? शुक्तिमती, जो कि बुंदेलखंड वाला रीजन है। पंचाल का क्या है? अहिछत्र, शौरसेन, मथुरा। कुरु का क्या है? आपका हस्तिनापुर। कंबोज का क्या है? पुष्कलावती, ठीक है। मत्स्य का क्या है? विराटनगर। अवंतिका, उज्जैनी और माहिष्मती दोनों हैं, माहिष्मती,
ठीक है। फिर उसके बाद है अस्माक का है पोटली, और ये आपकी गोदावरी। ये सिर्फ ऐसा महाजनपद था जो आपका साउथ में प्रेजेंट था, समझ में आया कि नहीं, सिर्फ साउथ में प्रेजेंट था। उसके बाद है आपकी कलिंग, कलिंग का है कलिंग नगर। तो ये जो शॉर्ट में है आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने देखा, क्या देखा हमने बच्चों, हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि मैम जो महाजनपद एज है उसका इमरजेंस कैसे हुआ, आपने हमको बताया तो हमने उसको जान लिया कि भाई टूल्स बने, वेपन्स बने, टूल्स बने तो एग्रीकल्चर अच्छा हुआ, एग्रीकल्चर अच्छा हुआ तो सरप्लस एग्रीकल्चर हुआ, सरप्लस से ट्रेड होने लगे, वेपन और टूल्स के कारण मर्चेंट क्लास इमर्ज हुई, जब ट्रेड होने लगा तो बिजनेस क्लास इमर्ज हुई, काफ़ी सारी चीज़ें इस तरीके से इमर्ज होने के बाद पॉपुलेशन में भी ग्रोथ आई, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी चली, इंपीरियलिस्ट पॉलिसी चली, और हमारा महाजनपद सिटीज़ क्या हो गई, इवॉल्व हो गई, इमर्ज हो गई। अभी हम बात करेंगे कि ये जो सिटीज़ आपकी इवॉल्व हुई हैं भाई इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो फीचर्स की जब हम बात करेंगे तो आप देखो फीचर्स में ये है कि सबसे पहले तो यहां पे बताया गया है जैसे कि महाजनपद है, इंपीरियलिस्ट पॉलिसी हो रही है। अगर आपकी इंपीरियलिस्ट, अब मैं आपको फ्लो चार्ट से फिर से एक बार समझाने की कोशिश करूंगी, पॉइंट्स आपको विद इन सेकेंड्स क्लियर हो जाएंगे। अगर इंपीरियलिस्ट पॉलिसी चल रही है तो चलाने वाला तो कोई होगा कि नहीं होगा, तो मतलब कि हर महाजनपद का एक फीचर होगा कि भाई उसका किंग होगा, किंग होगा कि नहीं। अब किंग रिपब्लिक भी हो सकता है, मोनार्क भी हो सकता है, तो ये उसका दूसरा फीचर हो गया कि या तो आपकी सिटी मोनार्क होगी या फिर आपकी सिटी रिपब्लिक होगी, ये दूसरा फीचर हो गया कि नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे कि इन सिटीज़ में से ही ये जो आपकी सिटीज़ हैं, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो आपके 6th सेंचुरी में जो आपके रिलीजियस रिफॉर्म हुए हैं वो इन्हीं सिटीज़ से हुए हैं, लगता है कि नहीं लगता है। तो अगर इन्हीं सिटीज़ में से आपका जो है बेसिकली इमरजेंस हुआ है तो मतलब कि रिलीजियस रिफॉर्म भी यहीं से इमर्ज हुए हैं, मतलब कि बुद्धिज़्म जैनिज़्म, समझ में आया कि नहीं। वो हम बुद्धिज्म जैनिज्म में डीपली पढ़ेंगे, अभी आप इसको समझने की कोशिश करो। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे तो किंग मोनार्क रिपब्लिक, किंग है, इंपीरियलिस्ट पॉलिसी चल रही है, तो भाई किंग अकेला थोड़ी जाएगा, आर्मी भी रहेगी। तो एक और फीचर आपके महाजनपद एज का ये हो गया कि आपकी जो आर्मी है वो लार्ज आर्मी होगी, स्टैंडिंग आर्मी होगी, मतलब कि आप कह सकते हो कि आर्मी जो है वो वेल ट्रेंड होगी। तो एक फीचर ये भी हो जाएगा कि भाई वहाँ पे आर्मी होगी, समझ में आए कि नहीं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इनके पास जो किंग है वो कहीं ना कहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो भाई इन महाजनपद में फोर्ट भी रहेंगे। फिर उसके बाद अगर ये कहीं पे रह रहे हैं तो मतलब उनकी कुछ ना कुछ कैपिटल रहेगी, तो हर महाजनपद की कैपिटल भी है, ये इसका दूसरा फीचर है। तो इसी आप छोटे से फ्लो चार्ट से आप समझ गए होंगे कि भाई महाजनपद एज के क्या क्या फीचर्स हैं। आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। अभी हम एक एक करके थोड़ा सा देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भाई जो मैंने कहा है वो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं। तो देखो, ओरिजिनेटर ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म अराइव्ड फ्रॉम रिपब्लिकन स्टेट, ठीक है मैम, बिल्कुल सही है। ईच महाजनपद हैज इट्स ओन कैपिटल सिटी, हमने अब भी देखा कि भाई उज्जैन की कैपिटल क्या थी आपकी, सॉरी अवंती की कैपिटल क्या थी, उज्जैनी एंड माहेशमती, देखा था कि नहीं। फिर अंग की कैपिटल क्या थी, चंपा, तो कैपिटल भी है। फिर मोस्ट ऑफ देम हैड्स फोर्ट, उनके पास फोर्ट भी होते थे, कंस्ट्रक्टेड नियर देम फॉर डिफेंस, डिफेंस के लिए बेसिकली ये काम करते थे, तो फोर्ट वाली बात भी होगी। राजा एंड किंग मेंटेन्ड देयर रेगुलर आर्मी, ऑब्वियस सी बात है, बिना आर्मी के राजा कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये टैक्स भी मैनेज करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो मैं बतानी भूल गई आपको। भाई अगर किंग है, अगर उसका फोर्ट बन रहा है, आर्मी जो है, आर्मी उसके पास है, तो भाई आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अगर आर्मी की बात कर रहे हैं, आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत होगी, टैक्स की ज़रूरत होगी कि नहीं। आर्मी को खिलाना पिलाना है तो लोगों से टैक्स लेना पड़ेगा कि नहीं, तो टैक्स भी होगा भाई। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर टैक्स को भाग और शेयर बोलते थे, लगभग 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। उसके बाद एक कुछ स्टेट मोनार्क भी थे और यहाँ रिपब्लिक स्टेट हम देख ही चुके। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ महाजनपद एज। नेक्स्ट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट महाजनपद एज। महाजनपद एज के बारे में हम इतना ही जानेंगे कि भाई उसका राइस क्या हुआ, राइस कैसे हुआ, कौन कौन सी महाजनपद आपकी सिटीज़ थी और उनके कैपिटल के बारे में। उसके बाद हमने क्या देखा कि इनके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन में कि फीचर्स बता दो, तो मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम जाएगी लिखने में। छोटे छोटे पॉइंट्स में आप फ्लो चार्ट का भी यूज़ कर सकते हो और बता सकते हो बहुत ही आसान तरीके से।
ठीक है ना। और फिर हमने क्या देखा, कुछ कुछ कैपिटल्स के बारे में देखा, लेकिन वो आपके लिए मेंस में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी हमें एग्जाम्पल कोट करने के लिए कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हुए अब आगे बढ़ेंगे, वी विल मूव फॉरवर्ड एंड नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलीजियस मूवमेंट। कि भाई आखिरकार आपकी रिलीजियस मूवमेंट जो है, रिलीजियस मूवमेंट बेसिकली आपकी हम जो पढ़ते हैं दैट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म को हम पढ़ते हैं, और हम देखेंगे कि आखिरकार ये बुद्धिज्म जैनिज्म का इमर्जेंस कैसे हुआ। स्टोरीज देखेंगे कि आपकी जो जैन हैं, महावीर हैं और गौतम बुद्ध हैं, उनकी स्टोरीज के बारे में जानेंगे, उनकी थोड़ी सी फिलॉसफी के बारे में भी जानेंगे, दो वी विल नॉट गो इनटू डीप। तो हम देखते हैं, आगे देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। आखिरकार बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज क्यों हुआ है, मतलब कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है बेसिकली आपके, ये आखिरकार क्या हुआ ऐसा कि आपके बुद्धिज्म और जैनिज्म राइज हुए। तो हम देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, अब क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है मैं आपको फिर से थोड़ा सा फ्लो चार्ट की मदद से समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो ऐसा क्या हुआ होगा बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ हुआ होगा, तब जाके ही आगे आपके रिलीजियस रिफॉर्म चालू हुए हैं। तो बैकग्राउंड में क्या हुआ है आप ये समझ लो, अगर आप ये समझ गए तो आपको तो दिक्कत जाएगी नहीं, क्योंकि राइज ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म के सेम कारण है, ठीक है ना, उनके दोनों के कॉजेस कैसे हैं, सेम टू सेम है, सेम है। तो अगर आपके बैकग्राउंड की हम बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड की बात करेंगे तो सबसे पहले वैदिक रिचुअल्स, वैदिक रिचुअल्स की बात हो रही है। वैदिक रिचुअल्स ही आपके इतने ज़्यादा थे कि भाई इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे कि दे वर क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन द सोसाइटी, तो इसीलिए इसका अपोज किया गया। फिर आपका है ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। अभी क्योंकि आपका ब्राह्मणिकल डोमिनेंस है, तो आप ही मुझे बताओ कि कौन पर्सन चाहेगा कि वो किसी से डोमिनेट हो। और आपको पता है महाजनपद एज आ चुकी है, महाजनपद एज आ चुकी है, जहाँ बिजनेस क्लास इमर्ज हो गए, मर्चेंट्स इमर्ज हो चुके, किंग हो चुका है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी चल रही है, टैक्सेस लिए जा रहे हैं, तो डोमिनेंस कौन चाहेगा, तो इसको भी सप्रेस किया गया। फिर उसके बाद जो है वैदिक टेक्स्ट, ये आपके संस्कृत लैंग्वेज में थे। अब ये क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज में थे तो लोग इसको समझ नहीं पाते थे, लोगों को समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। फिर उसके बाद हम बात करें यज्ञ, यज्ञ की बात हो रही है, यज्ञ में कितने सारी चीज़ों का जो रिसोर्सेज हैं उनका वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप ही मुझे बताओ। फिर उसके बाद एनिमल सेक्रीफाइस, भाई एनिमल सेक्रीफाइस क्यों हो रहा है, जबकि एनिमल से एनिमल का बेसिकली हम कितनी सारी एनिमल हस्बेंड्री करके हम कितना सारी इनकम को जनरेट कर सकते हैं कि नहीं। तो आप कह सकते हो देयर वाज फंक्शनल डिस्टॉर्शन, साइकोलॉजिकल इल्यूजन, और यही का सारे के सारे आपके कारण हैं कि आपका एक नया हेटेरोडॉक्स सेक्ट का इमर्जेंस हुआ, जो कि बुद्धिज्म और जैनिज्म था। दैट वाज नॉट ऑर्थोडॉक्स, दैट वाज हेटेरोडॉक्स सेक्ट। सो नाउ द सोसाइटी कहाँ से मूव कर चुकी है, ऑर्थोडॉक्स से हेटेरोडॉक्स। समझ में आए कि नहीं। तो ये सारे के सारे आपके बेसिकली कारण थे, किसके कारण थे, हाँ। तो अभी हम वही चीज देख रहे हैं कि भाई इसके क्या क्या कारण थे। तो भाई एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड वैदिक रिचुअल्स, सुपरस्टिशियस बिलीफ, फालतू के बिलीफ चलते रहते थे, ठीक है ना। उसके बाद मंत्रास कंफ्यूज द पीपल, मंत्र बाकी लोग पढ़ नहीं पाते थे। तो ये सारी की सारी चीज़ों ने क्या किया, बुद्धिज्म और जैनिज्म को इवॉल्व किया। फिर टीचिंग्स ऑफ उपनिषद एंड उपनिषद वॉज हाईली फिलोसफिकल, फिलोसफिकल मतलब कैसे कि भाई वही होगा जो पहले से लिखा है, वही होगा जो पहले से किस्मत में लिखा है। सो देवर जो थे, देवर आप कह सकते हो देवर द बिलीवर ऑफ फेट्स, देवर नॉट इन द बिलीव, देवर नॉट बिलीविंग इन द थियोरी ऑफ कर्म, थियोरी ऑफ कर्म पे बिलीव नहीं था उनका। बेसिकली वो लोग किस पे बिलीव कर रहे थे, किस पे बिलीव कर रहे थे, फेट पे, कि भाई डेस्टिनी में जो लिखा है वही होगा। तो हम ऐसा क्यों माने, जब तक हमने कर्म नहीं किया है हम फल की अपेक्षा पहले से कैसे लगा सकते हैं कि हम राजा ही बनेंगे। काम किया नहीं है, राजा कैसे बन जाओगे, पढ़ाई आपने की नहीं है, पीएससी का एग्जाम कैसे निकल जाएगा। फिर आप बोलो मेरी तो हाथों की रेखा में लिखा हुआ है कि एक पंडित जी ने, एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि ये तो कलेक्टर बनेगा तो मैं तो बन जाऊंगा, तो बैठे बैठे तो कुछ नहीं होता। तो दिस इज हाईली फिलोसफिकल, जो कि सभी लोग नहीं समझ सकते थे। देन रिजिड कास्ट सिस्टम,
ऑब्वियस सी बात है, नोबडी वांट टू बी इंफीरियर एंड सुपीरियर पर्सन वांट टू मेक इंफीरियर, मतलब कि सुपीरियर जो है दे सप्रेस द इंफीरियर वन, और इंफीरियर क्यों चाहेंगे कि हम डोमिनेट हों किसी सुपीरियर से। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है सुपीरियोरिटी एंड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इसको रिमूव करने के लिए जैनिज्म बुद्धिज्म आए। फिर आपके बात है डिजायर ऑफ वैश्य टू इम्प्रूव देयर सोशल पोजीशन, जैसा कि हमने बात की कि महाजनपद एज में आपके जो वैश्य हैं वो बिजनेस ट्रेड काफ़ी चीज़ों में इंडल्ज हो गए, और उनकी जो आप कह सकते हो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गई। अगर वो ग्रो होगी तो क्या उनको नहीं लगेगा कि हमारी सोशल पोजीशन इंक्रीज हो? बिल्कुल लगेगा। तो इसीलिए आपका ये जो है बुद्धिज्म जैनिज्म इमर्ज हुआ। फिर अनरेस्ट इन द सोसाइटी ड्यू टू सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण, ये पॉइंट में डिस्कस कर सकती हूँ। प्रैक्टिस ऑफ किलिंग काउ बिकेम हिंड्रेंस टू द न्यू एग्री इकोनॉमी। सो दीज वर द कॉजेज व्हाई देयर वाज इमर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन द 6th century BC। ऑल राइट, नेक्स्ट अब बुद्धिज्म के बारे में डायरेक्टली हम बात करेंगे। किसके बारे में? बुद्धिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बुद्धिज्म बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड आता रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ेंगे। बुद्धिज्म, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं भाई गौतम बुद्ध की, और मैं आपको गौतम बुद्ध की छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी, ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है। सबसे पहले तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनका जो बर्थ है वो कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ, जो कि अभी कहाँ पर है? नेपाल में है, इन 563 BC, है ना, 563 BC। जब इनका बर्थ होता है, तो जब इनका बर्थ होता है बेसिकली, इनका जब बर्थ होता है तो क्या होता है कि इनके जो फादर होते हैं वो शाक्य क्लैन के बेसिकली किंग होते हैं, और वहाँ पर जब जैसे ही इनका बर्थ होता है तो एक एस्ट्रोलॉजर आते हैं। देखिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, बट हाँ छोटी सी स्टोरी आपको सुना देती हूँ इनसे रिलेटेड। तो इनका जब बर्थ होता है एक एस्ट्रोलॉजर इनके पास आते हैं, और एस्ट्रोलॉजर आकर इनकी मदर से कहते हैं कि आपका जो बेटा है या तो ये बहुत ही बड़ा किंग बनेगा, अदरवाइज ये सन्यासी बन जाएगा। क्योंकि ये बहुत ही बड़े और बहुत ही आलीशान किंगडम में पैदा होते हैं, तो इनके फादर नहीं चाहते कि इनका बेटा सन्यासी बन जाए, और क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनका बेटा सन्यासी बन जाए, तो ये वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जो एक प्रिंस को मिलनी चाहिए, ताकि उसे किसी भी तरीके का दुख दर्द सौरो कुछ भी ना हो, बिल्कुल एक बहुत ही बढ़िया इनकी क्या चले, जिंदगी चलती रहे। तो क्या होता है अल्टीमेटली, ये पूरे टाइम मतलब कि लगभग इनके टीनेज के टाइम तक ये बेसिकली अपना जीवन बहुत ही आलीशान तरीके से व्यतीत करते हैं, मतलब ही वॉज हैविंग लग्जरियस लाइफ। फिर उसके बाद बेसिकली क्या होता है, इनकी शादी भी करवा देते हैं इनके फादर, इनकी शादी करवा देते हैं यशोधरा से, और उनका बेटा भी हो जाता है राहुल। और जब इनकी मैरिज होती है, उनका बेटा हो जाता है, तो उनके पापा को लगता है, उनके फादर को क्या लगता है, उनके फादर जो बेसिकली उनके फादर है उनका नाम है शुद्धोधन, है ना, शुद्धोधन। तो इनके फादर को ये लगता है कि अब शायद मेरा बेटा जो है वो सन्यासी नहीं बनेगा। लेकिन एक बार क्या होता है कि बुद्ध जो हैं बेसिकली एक आप कह सकते हो कि अपने सारथी के साथ है ना, वहाँ एक सैर पे जाते हैं, और जब वो सैर पे जाते हैं हॉर्स के ऊपर बैठ के, तो वो क्या देखते हैं ये बैठे हुए हैं, आप समझ लो बुद्ध, ये जा रहे हैं। अब ये जब जा रहे हैं और ये देखते हैं, तो ये अपनी लाइफ में 4 चीज़ों को देखते हैं। किस किस चीज़ों को देखते हैं? एक तो ये देखते हैं डिसीज्ड पर्सन, ठीक है ना, डिसीज्ड पर्सन। फिर उसके बाद ये देखते हैं एक डेड बॉडी, एक तो ये देखते हैं डेड बॉडी को। उसके बाद ये किसको देखते हैं? एक तो आपका डिसीज्ड पर्सन को देखा है इन्होंने, फिर एक इन्होंने डेड बॉडी को देखा, फिर इन्होंने एक सन्यासी को देखा, सन्यासी, ठीक है। और इन्होंने, अगर हम बात करेंगे कि इन्होंने चौथी चीज किसको देखी, तो ओल्ड मैन। अब जब इन्होंने ये चारों चीज देखी, तो भाई उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि इस ओल्ड मैन को इतनी झुर्रियाँ क्यों पड़ी हुई हैं, आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ है। उसके बाद जब उन्होंने एक डिसीज पर्सन, है ना, उन्होंने एक सिक पर्सन को देखा। जब उन्होंने एक सिक पर्सन को देखा, तब उन्होंने कहा कि भाई ये कितना दुखी है, इसको कितना ज़्यादा सिक, इसको कितनी तकलीफ है। और डेड बॉडी को जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि भाई इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो संसार छोड़ के ही चला गया है। फिर उन्होंने एक सन्यासी को देखा, और सन्यासी को उन्होंने जैसे ही देखा, फिर उन्होंने देखा कि भाई ये सन्यासी इतना खुश क्यों है,
आखिरकार इसे लोगों से मतलब क्यों नहीं है। और दैट वॉज द फेज दैट चेंज द लाइफ ऑफ द बुद्धा कंप्लीटली। और ये चारों मतलब कि दीज वर द 4 insights दैट बुद्धा हैव सीन एंड दैट चेंज द लाइफ ऑफ बुद्धा कंप्लीटली। बुद्धा की लाइफ पूरी तरीके से बिल्कुल चेंज हो चुकी है, ड्रास्टिक चेंज ले लेगी। उसके बाद ये डिसाइड करते हैं बुद्धा, ये बुद्धा जी जिनके ऊपर खूब सारी ड्राइंग बन चुकी है, इन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं संन्यास लूंगा। और वो निकल जाते हैं संन्यास लेने रात में निकलते हैं बेसिकली। और एक खूबसूरत सी ड्राइंग भी, एक आप कह सकते हो एक खूबसूरत सी स्टोन की एक कार्विंग है जिसमें दिखाया गया है कि ये घोड़े पे बैठे हुए हैं और लोग उनके जो घोड़े के पैर हैं, है ना, फीट है, उसको पकड़े हुए हैं। यहाँ पे काफी सारे लोग भी आसपास हैं। नाइट का समय है जब बुद्धा जा रहे हैं, क्यों, ताकि उनकी वाइफ और उनके जो बच्चे हैं वो उनको रोक ना ले कि भाई संन्यास लेने मत जाओ, कहीं उनके फादर मदर ना रोक लें। और ये फीट क्यों पकड़े हुए हैं हॉर्स के, वो इसलिए पकड़े हुए हैं ताकि हॉर्स चले तो आवाज भी ना आए। तो इस तरीके की पेंटिंग्स उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रिवलेंट हुई थी जब बुद्धा जब घर को छोड़ रहे थे। समझ में आया कि नहीं। तो ये आपका बेसिकली किससे रिलेटेड हो गया, आपका किससे रिलेटेड हो गया, बुद्धिज्म से। तो जब इनका बर्थ होता है तो उसका सिंबल है लोटस, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये लोटस पे बैठे हुए हैं। समझ में आ रहे हैं कि नहीं, लोटस पे बैठे कि नहीं बैठे। मैम आपने इतनी सारी ड्राइंग बना दी कि हमें ना लोटस दिख रहा है ना बुद्ध जी दिख रहे हैं, कोई बात नहीं अभी। तो इनका जो बर्थ है उसका सिंबल क्या है, लोटस। जब ये घर को छोड़ते हैं तो उसका सिंबल क्या है, हॉर्स। बेसिकली हॉर्स पे हॉर्स को ही डिपिक्ट किया गया है, उसको हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट इससे रिलेटेड आपका ये है कि हाँ 29 की एज में, बेसिकली एट द एज ऑफ 29 उनको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आती है और फिर वो चालू हो जाते हैं किसकी तरफ कि भाई सच क्या है। नाउ आई विल फाइंड द ट्रूथ, व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ द लाइफ। और सच की खोज में, आप कह सकते हो सत्य की खोज में, बुद्ध जो है अपना सन्यासी जीवन जीना चालू कर देते हैं एट द एज ऑफ 29। फिर उसके बाद है आफ्टर एनलाइटमेंट की बात हो रही है कि स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टीचिंग। एनलाइटमेंट के बाद उन्होंने टीचिंग, तो ये हम थोड़ा आगे देखेंगे कि भाई उन्हें किस तरीके से एनलाइटमेंट हुआ और किस तरीके से उनकी लाइफ आगे चलेगी। ठीक है। नेक्स्ट ये बहुत ही सुंदर एक गौतम बुद्ध का एक बहुत ही सुंदर कोट है कि पीस कम्स फ्रॉम विथिन, पीस कम्स फ्रॉम विथिन, डू नॉट सीक इट फ्रॉम आउटसाइड। जो आपका पीस है, जो आपकी शांति है, वो आपको अंदर से मिलती है, ना कि अगर आप उसको बाहर से खरीदना चाहो। अगर आप बाहर से खरीदना चाहो तो आपको शांति नहीं मिल सकती है, क्योंकि शांति जो है वो आपको कहाँ से मिलेगी, अंदर से। अगर आप पीएससी का एग्जाम देके सेटिस्फाइड हो तो आपको अंदर से पता है कि आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो। सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अदर वर्क में भी इन्वॉल्व हो सकते हो, लेकिन आपको वहां भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो आप आगे जा सकते हो। ऐसे कई सारे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक चीज को अचीव करने के बाद अपनी लाइफ को वहीं स्टॉप कर देते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पीस कहाँ मिल रहा है। इट इज विद इन यू। समझ में आ रहा है कि तो ये किसने बोला था, बुद्ध ने। सो दिस इज क्वाइट मोटिवेशनल फॉर यू। ऑलराइट, नेक्स्ट। अब व्हाट इज बुद्धिज्म, बुद्ध के बारे में तो हमने जान लिया, मैम आपने उनकी स्टोरी पे सुना दी। अब आप हमें ये बता दो कि भाई बुद्धिज्म क्या है। तो बच्चों बुद्धिज्म एक रिलीजन है। लगभग 300 मिलियन ईयर पहले इसका वर्ल्ड में क्या हुआ था, आप कह सकते हो ये स्प्रेड हुआ था। और ये जो रिलीजन है इसकी फिलॉसफी काफ़ी अच्छी है, फिलॉसफी बहुत ही आप कह सकते हो साइंटिफिक है। इस कारण से ये पूरे के पूरे आपके जो आपका वर्ल्ड है वहाँ पे जाके फ्लरिश हुआ था। किसकी बात कर रहे हैं हम, बुद्ध की। और जिन लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, बुद्ध को एक्सेप्ट किया, वो बुद्ध के फॉलोअर्स बन गए और उनकी टीचिंग्स को आगे कंटिन्यू रखा। उनकी जो बातें थी, उनके जो कोड्स थे, उन सब चीज़ों पे उन्होंने अमल किया, वर्क किया। अमल करने के बाद, वर्क करने के बाद वो क्या बन गए, बुद्धिज्म। मतलब कि उन्होंने एक रिलीजन एक खुद का बना लिया, बुद्धिज्म। और किसके फॉलोअर्स हो गए, बुद्ध के। समझ में आया कि नहीं। सो दिस इज दैट। नेक्स्ट अभी हम बात कर रहे हैं बेसिकली किसकी, इनके बर्थ की। तो बर्थ की हमने बात करी, बर्थ में बेसिकली इनका सिंबल क्या है, लोटस। फिर इन्होंने जब घर छोड़ा था तो उसका सिंबल क्या था, हॉर्स। अभी बात करिए एनलाइटमेंट की। जब इन्हें एनलाइटमेंट हुआ था, एनलाइटमेंट उनको बोधि ट्री के नीचे हुआ था, आप सभी जानते हो, है ना। बोधि ट्री के नीचे हुआ था, निरंजन रिवर के किनारे हुआ था। तो वैसे देखो
अगर हम देखे जाएं तो आपका जैन भी, वो भी एक किसी रिवर के अलोंग, उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति रिवर के अलोंग। तो बेसिकली कोई ना कोई सन्यासी ऐसी ही प्लेस ढूंढता है कि भाई पेड़ की छाया हो, शांति से नदी बह रही हो, मतलब कि नेचर को अपने क्लोज में रखने की कोशिश करता है। आप भी अगर मेट्रो सिटीज़ में आप रह रहे हो तो आप भी अपने पीस के लिए आप कोशिश करोगे कि हम किसी नेचुरल प्लेस को विजिट करें जहां हमें शांति मिल पाए। तो वही थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगता है। एनलाइटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं बोधि ट्री से, समझ में आया कि नहीं। फिर उसके बाद इनकी हो जाती है डेथ। अब डेथ को किससे करते, स्तूप। स्तूप बेसिकली ये जो स्तूप है इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ। जो आपकी अग्नि है, जो आपकी अग्निकुंड है, अग्निकुंड, इस अग्निकुंड में से जो आपकी ज्वाला निकलती है, मतलब कि अग्नि की जो आग निकलती है, उस आग को कहते थे स्तूप। समझ में आया कि नहीं। और इसी टाइप का कुछ जो है गौतम बुद्ध चाहते थे कि मेरे मरने के बाद एक हीप फॉर्म में मेरी अस्थियों को रखा जाए, तो उसी को आगे जाके क्या बोला जाने लगा, स्तूप बोले रहे। तो इसलिए इसका, इनके डेथ का सिंबल क्या है, स्तूप। समझ में आया कि नहीं। फिर हम बात करते हैं कि इनकी डेथ हुई और उसके बाद 483 BC में आपकी क्या हुई, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में हाँ यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर है, तो हम देखेंगे 483 BC भाई गौतम बुद्ध की डेथ हो गई है। अब क्योंकि गौतम बुद्ध की डेथ हो गई है तो लोग जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके तो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। अब क्योंकि उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हम एक काउंसिल रखते हैं, उसमें आके मिलते हैं, उसमें मिलने के बाद हम बात करेंगे कि बुद्धिस्ट ने क्या क्या कहा था। क्यों, क्योंकि अगर हम उनके फॉलोअर्स हैं और आगे कहीं जाकर हमें पता चला कि बुद्धिस्ट अगर ये चीज़ गलत है तो हमें कौन बताएगा, क्योंकि बुद्ध तो रहे नहीं है, बुद्ध नहीं रहे तो हमें बताएगा कौन कि आखिरकार ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए उन्होंने काउंसिल रखना चालू की और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम बुद्धिस्ट की जो सेइंग्स हैं, जो उनकी टीचिंग्स हैं, हम उनको क्या करेंगे, वी विल पेन डाउन, हम उसको लिखेंगे, उसको कोडिफाइड करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमें आगे कभी प्रॉब्लम जाती है तो हम उसमें से देख के हम उनकी टीचिंग्स के जो उन्होंने कहा था उसके बारे में हम दिन डिस्कस करेंगे या डिसीजन को लेंगे। तो यहाँ पर जो पहली आपकी है, इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हो, अकक। अकक मतलब क्या होता है कि पहली आपकी जो बेसिकली पहली जो फर्स्ट आपकी काउंसिल है वो किसने ली थी, अजातशत्रु ने। दूसरी किसने ली थी आपकी, तो काल अशोक ने। तीसरी की बात करेंगे तो अशोक ने। और फोर्थ किसने ली थी, तो कनिष्क ने। तो ये आपके यहाँ पे उस टाइम पे रूलर्स थे जब बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, इसके प्रेसिडेंट बने महाकश्यप, और ये हुई कहाँ थी, तो राजगृह में हुई थी। जब ये राजगृह में हुई तो भाई इसमें हुआ क्या, तो बेसिकली पहली काउंसिल में आपके जो बुद्ध के सूत्र हैं, सूत्र मतलब जो इन्होंने कोड्स दिए थे कि लोग इसको फॉलो करें, कोड को फॉलो करें, उसका कंपाइलेशन हुआ। तो ये आपकी जाके बन गई क्या, सुत्त पिटक। सूत्र लिखे हैं इसमें, सुत्त पिटक। समझ में आए कि नहीं। फिर उसके बाद है आपके जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई 100 साल बाद हुई थी, 383 BC में। ये किसने करवाई थी, आपकी काल अशोक ने। और इसके कौन थे, सबकामी इसके प्रेसिडेंट थे। अब ये हुई कहाँ थी, तो ये आपकी वैशाली में हुई थी। वैशाली ये थोड़ा पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था, डिवीजन हुआ था। किसके बीच में हुआ था, बेसिकली जब आपकी शुद्ध पिटक विनय पिटक लिखी गई थी तो कुछ लोग थे, उन्होंने माना कि नहीं बुद्ध ऐसा नहीं था, बुद्ध वैसे नहीं थे। या देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं रिलीजन पढ़ा रही हूँ तो अगर थोड़ी बहुत कुछ मुझसे गलती हो जाती है तो मैं पहले से ही अपोलोजाइज कर रही हूँ, अज्ञानी मान के मुझे माफ़ कर देना अगर थोड़े बहुत भी रिलीजियस सेंटिमेंट आपके हर्ट हो जाते हैं। कभी बुद्ध जी निकल जाता है, कभी बुद्ध निकल जाता है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, है ना। डिवीजन की बात हो रही है यहाँ पे, तो डिवीजन हुआ था थीरवाद और महासंघिका, दो में डिवीजन हो गया था इनका, थीरवाद और महासंघिका। तो बेसिकली ये जो थीरवाद है आपके और ये जो महासंघिका है, मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। तो एक मानने लगे कि भाई नहीं, बुद्ध तो इंसान ही थे, बुद्ध की यही ओरिजिनल टीचिंग है, हम यही मानेंगे। और दूसरे क्या मानने लगे, दूसरे क्या बोलने लगे कि नहीं, बुद्ध जो थे वो भगवान थे, वो ऐसा नहीं था, उनकी अब डेथ हो चुकी है लेकिन हम तो उनको भगवान मानते हैं। उनके कई सारी चीज़ों को उन्होंने चेंज भी कर दिया। तो इस तरीके से आप कह सकते हो एक डिफरेंशिएशन होने लगा, डिवीजन क्रिएट होने लगा बुद्धिज्म के फॉलोअर्स, मतलब बुद्ध के फॉलोअर्स में खुद में ही डिवीजन होने लगा।
तो यहाँ पे डिवीजन बिटवीन किस में हो गया आपका, थीरावाद एंड महासंघिका। समझ में आया कि नहीं। फिर आपके नेक्स्ट जो 250 बीसी में अशोक ने करवाई काउंसिल आपकी, इसमें आपके कौन थे, मोगलीपुत्र तिस, ये थे इसके प्रेसिडेंट। ये हुई कहाँ थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। अब यहां पर किसको कंपोज किया गया था, अभिधर्म पिटक। ये तीसरी आप कह सकते हो बुद्धिस्ट क्रॉनिकल है जिसको यहाँ पे कंपोज किया गया था। फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जब 72 एडी में हुई थी, जो कि आपकी कनिष्क ने करवाई थी, यहाँ वासुमित्र थे जो कि कश्मीर में हुई थी। इसमें आपका हिनयान और महायान बुद्धिज्म में डिवीजन हो गया। अब बच्चों जो आपके थीरावाद हैं, थीरावाद ये वर्ड बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। ये जो थीरावाद हैं आपके, ये कोई और नहीं, ये आपके हिनयान ही है। हिनयान ये कौन है आपके, हिनयान। और दूसरे वाले आपके कौन है, महासंघिका वाले कौन है, महायान। सिंपल सी बात है, वही आगे जाके आपके क्या होगा, हिनयान और महायान। अभी हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस भी समझ लेंगे कि भाई आखिरकार क्या है। तो ये जो आपके चारों बुद्धिस्ट काउंसिल हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी क्यों हुई थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी, और चारों बुद्धिस्ट काउंसिल में आपका क्या क्या हुआ। आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट, हिनयान द लेसर व्हीकल, महायान द ग्रेटर व्हीकल। और एक और है आपका वज्रयान। वज्रयान हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। वज्रयान बेसिकली कुछ नहीं है, वज्रयान आप कह सकते हो कि थोड़ा तांत्रिक टाइप का है, तंत्र मंत्र उसमें ज़्यादा है, और वो अपनी जो मेन डीटी मानते हैं वो तारा को मानते हैं। उनकी अगर मेन डीटी है तो वो कौन है, तारा। किसकी बात कर रही हूँ मैं, वज्रयान। अभी हम देखेंगे कि भाई हिनयान और महायान में आपका क्या डिफरेंस है। तो देखो हिनयान जो है, हिनयान आपके बुद्ध की, लॉर्ड बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स पे बिलीव करते हैं। वो ये बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं कि जैसे कि आपकी बुद्धिस्ट है, लॉर्ड बुद्ध है, बुद्ध की टीचिंग क्या कहती है कि आपको सैल्वेशन कैसे अटेन हो जाएगा। सैल्वेशन अटेन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको मोक्ष मिले उसके बाद ही आपको सैल्वेशन मिले, उसके बाद ही आपका निर्वाण हो, ऐसा नहीं है। उनका कहना था कि आप जीते जी ही आपको सैल्वेशन प्राप्त हो सकता है, आपको जीते जी ही नॉलेज का अटेनमेंट हो सकता है। लेकिन वहीं आपके महायान सेक्ट, उनका क्या मानना था, वो कहते थे कि बुद्ध खुद इतने बड़े एनलाइटनमेंट हैं, खुद ही इतने बड़े महाज्ञानी पुरुष हैं, अगर हम उनकी पूजा करेंगे, उनकी वर्शिप करेंगे, तो वो हमें प्रेस करेंगे, वो हमें आशीर्वाद देंगे, और अगर उनका आशीर्वाद हमें मिल गया तो हम सभी एनलाइटेंड हो जाएंगे, मतलब हम सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप बेसिक डिफरेंस समझ रहे हो दोनों के बीच में, समझ रहे हो कि नहीं। तो हिनयान का जो है वो ओरिजिनल टीचिंग्स पे बिलीव करते हैं कि भाई मिडिल पाथ पे चलना है। उनके जो 8 फोल्ड पाथ है उन पे हम चलेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, निर्वाण मिल जाएगा। लेकिन महायान क्या मानेंगे, नहीं, हम बुद्ध की आराधना करेंगे, बुद्ध को एज अ गॉड मानेंगे, उनकी जब हमें ब्लेसिंग्स मिल जाएगी तो हमें मिल जाएगा मोक्ष। समझ में आ रहा है कि नहीं। सो दिस वाज द डिफरेंस। तो जो आपका हिनयान सेक्ट वो ओरिजिनल टीचिंग्स पे बिलीव करता है। बाकी महायान ने जो बुद्ध को गॉड माना है, इन्होंने गॉड नहीं माना है। उसके बाद जो आपके हिनयान सेक्ट है उनकी लैंग्वेज पाली ही थी, लेकिन महायान वालों ने अपनी जो लैंग्वेज थी स्क्रिप्ट लिखने की, उन्होंने वो चेंज करके क्या कर दी, संस्कृत कर दी। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम उसके बाद बात करेंगे कि आपके हिनयान, तो ये आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे। देखिए जैसे कि हम देखेंगे, बिलीव इन ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्ध, और ये बिलीव करते हैं हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा, कि भाई बुद्धा हेवन में है, वहाँ पर हैं, मतलब कि जो बुद्ध हैं वो हमें आशीर्वाद देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद दे सॉट इंडिविजुअल सैल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। सैल्वेशन कैसे मिलेगा, सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन से। और ये कैसे मान रहे हैं कि वी विल गेट सैल्वेशन थ्रू द ग्रेस एंड हेल्प ऑफ बुद्ध एंड बोधिसत्व। बोधिसत्व नया कॉन्सेप्ट, बोधिसत्व वो पर्सन है जिन्हें एनलाइटमेंट तो मिल गया लेकिन उनकी डेथ नहीं हुई है। उनका ये मानना है कि हमें एनलाइटमेंट वाली पोजीशन मिल चुकी है, मिलने के जस्ट हम एक स्टेप पहले हैं, और हम वो एनलाइटमेंट अभी लेना नहीं चाहते, और हम क्या करेंगे, अब टीचिंग्स की तरफ जाएंगे, लोगों को प्रीच करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये इक्विवेलेंट पोजीशन है, बोधिसत्व इज इक्विवेलेंट टू बुद्ध, पोजीशन इक्विवेलेंट है, इसलिए हम भी टीच कर सकते हैं, हम भी प्रीच कर सकते हैं। तो इसीलिए ये
किस पे बिलीव करेंगे? बुद्ध एंड बोधिसत्व पे। फिर ये आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं, अब क्योंकि ये इनको ही भगवान मानते हैं तो भाई आइडल वर्शिप करेंगे। उसके बाद ये पाली लैंग्वेज जो बुद्धिज्म की ओरिजिनल लैंग्वेज थी, ताकि पीपल उससे कनेक्ट हो पाए, लोग जो है वो फिलॉसफी समझ पाए, और इन्होंने अपनी लैंग्वेज टफ कर ली, संस्कृत लैंग्वेज। बाद में यही कारण बन जाता है किस चीज़ का? बुद्धिज्म के डिक्लाइन होने का, कि लोग संस्कृत लैंग्वेज को फिर से नहीं समझ पाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ये कहाँ प्रेवलेंट था, तो साउथ ऑफ द इंडिया, जैसे कि श्रीलंका में ये प्रेवलेंट था। लेकिन अभी ये कहाँ पे प्रेवलेंट है? नॉर्थ ऑफ इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, ये वाली प्लेसेस में। फिर उसके बाद है कि इनके अलग से दो सबसेक्ट्स हैं, वैभाषिका और स्वतंत्रता। और इनके कौन से हैं? मध्यामिका मार्ग, शून्यवाद फिलॉसफी, जो कि नागार्जुन की। अभी इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सो दिस इज द डिफरेंस अबाउट हीनयान एंड महायान। ये आपसे बेसिकली 5 मार्कर में, और अगर 2019 का है तो 6 मार्कर में ये पूछा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अभी है व्हाट आर द 5 प्रिसेप्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। तो इनका क्या कहना है फिलॉसफी का, कि डू नॉट टेक द लाइफ ऑफ एनीथिंग लिविंग, मतलब कि सीधी सी बात है, नॉन वायलेंस मत करो, मतलब कि किसी जीव की हत्या मत करो, जो लिविंग एंटिटी है उसको, उसकी लाइफ आप मत लो। उसके बाद है नॉट टू टेक एनीथिंग नॉट फ्रीली गिवन, मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ है कि यू हैव टू अर्न द ब्रेड बाय योर हार्ड वर्क, मतलब कि अगर आपने अपनी ब्रेड को अपने हार्डवर्क से अर्न नहीं किया है, अगर आपने अपनी ब्रेड को अपने हार्डवर्क से अर्न नहीं किया है, और अगर वो चीज़ आपको फ्री में मिल रही है, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू स्टीलिंग, वो बिल्कुल चोरी के समान है। इसलिए फ्री का लेना, फ्री का खाना किसके समान है? चोरी के समान है। समझ में आया? तो डू नॉट टेक एनीथिंग इन फ्री, आप मत लो। फिर उसके बाद है टू एब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल मिसकंडक्ट एंड सेक्सुअल ओवर इंडल्जेंस। इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि आप लोग सेक्सुअल लाइफ में अगर आपका एंटरटेनमेंट होता रहा तो यू विल फॉरगेट अबाउट द हार्ड वर्क, आप वर्क की तरफ मूव नहीं करोगे, और आपकी थ्योरी ऑफ कर्म यहाँ पे फेल हो जाएगी। फिर उसके बाद है टू रेफ्रेन फ्रॉम अनट्रू स्पीच, स्पीच की बात हो रही है। अनट्रू स्पीच से आपको क्या करना है? मतलब झूठ नहीं बोलना है, बिकॉज अगर आप झूठ बोलोगे तो दैट मीन्स आपकी जो अंदर की पर्सनालिटी है, मतलब आप नॉलेज की तरफ कभी गेन नहीं कर सकते हो, आपको जो सही एनलाइटमेंट है वो कभी प्राप्त ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी अंदर से सोल ही कैसी है? इट इज नॉट परफेक्ट, इट इज नॉट प्योर। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर उसके बाद है अवॉइड इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन इज फॉर व्हाट? इट इज फॉर प्योर माइंडफुलनेस, प्योर कंसंट्रेशन की बात हो रही है, माइंडफुलनेस की। अगर आप टॉक्सिकेंट, मतलब कि इफ यू आर इनटेकिंग अल्कोहल, इफ यू आर कंज्यूमिंग अल्कोहल, दैट मीन्स आपका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, यू विल नॉट गोइंग टू हैव कंट्रोल ऑन योर बॉडी। अगर आपका खुद के माइंड के ऊपर, बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो आपका एनलाइटमेंट नहीं हो सकता है। आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं क्या बुद्धिज्म साइंटिफिक है, क्या बुद्धिज्म साइंटिफिक है। तो जब हम देखेंगे कि बुद्धिज्म साइंटिफिक है कि नहीं है, तो सबसे पहले तो देखो साइंस क्या है? साइंस एक ऐसी चीज है जिसके फैक्ट को प्रूफ किया जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? साइंस एक ऐसी चीज है जिसके पीछे के जो रीजंस हैं वो रैशनल हैं, इलॉजिकल नहीं है, लॉजिकल है, वो साइंस है। तो क्या आपको नहीं लगता कि बुद्धिज्म की जो फिलॉसफी है, हालांकि हमने डीप में डिस्कस नहीं की है, लेकिन कई सारी चीज़ें जैसे कि इगलिटेरियन सोसाइटी है ना, उसके बाद है फंक्शनल डिस्टॉर्शन जहाँ था तो उस चीज़ को फंक्शनल इंटीग्रेशन में बदलना, साइकोलॉजिकल डिसइल्यूशन जहाँ था तो उसको साइकोलॉजिकली ठीक करना, इस तरीके की सारी चीज़ें। जैसे कि गॉड की अगर हम बात करें तो मैंने किसी ने भी गॉड को तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ, इट इज़ ऑल अबाउट बिलीफ, इट इज़ ऑल अबाउट फेथ एंड बिलीफ। तो जैसे कि बुद्ध हैं तो ही वॉज जस्ट साइलेंट अबाउट द नेम ऑफ द गॉड, तो इसको हम कहते हैं एग्नोस्टिक, मतलब कि ये बिल्कुल साइलेंट है, इन्होंने ना हाँ बोला है कि नहीं है ये नहीं पता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बात करी, और वो खुद भी ऐसा कहते थे कि मेरी टीचिंग में मैंने जितना जो कुछ भी बोला है उसका आप एनालिसिस करोगे तो आपको उसमें से कुछ भी झूठ नहीं मिलेगा। और आफ्टर ऑल उनके 5
जो प्रेसेप्ट्स हैं उसमें भी कहा गया है कि झूठ तो बोलना ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वी हैव टू अवॉइड द रॉन्ग स्पीच, है ना, रॉन्गफुल वे ऑफ स्पीच को हमें अवॉइड करना है। तो बुद्धिज्म बिल्कुल आपका क्या है, साइंटिफिक है। जैसे कि द कोर बुद्धिज्म फिट इनटू डेफिनेशन, जो उनकी बुद्धिस्ट की फिलॉसफी है वो आपका रैशनल भी है, लॉजिकल भी है, और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें बिल्कुल एनालिटिकली बिल्कुल सही हैं। तो इसीलिए आपका बुद्धिज्म क्या हो जाएगा, साइंटिफिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्योंकि बुद्धिज्म इतना साइंटिफिक है तो क्या ये बाकी जगह स्प्रेड हुआ कि नहीं? क्या जो बुद्धिज्म है, द बुद्ध, द इंडिया, द प्लेस ऑफ द बर्थ ऑफ द बुद्ध, क्या ये यहाँ पर रहा या यहाँ पे डाई हो गया? सो द आंसर इज ये बिल्कुल यहाँ पे डाई नहीं हुआ। ये आपके वर्ल्ड में आज भी आप कह सकते हो दो इट इज़ इन नाउ डोमिनेंट पोजीशन, मतलब कि इंडिया में तो काफ़ी कम फॉलोअर्स हो गए बुद्धिज़्म के, लेकिन जहाँ से बुद्धिज़्म स्टार्ट हुआ इंडिया से वहाँ तो कम हो गए, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में बुद्धिज़्म पूरी तरीके से फैल चुका है। और बुद्धिज़्म आप देखोगे तो लगभग चाइना, कोरिया, मंगोलिया, काफ़ी सारी जगह इनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं। तो स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म अनलाइक हिंदुइज्म विच इज लार्जली रिमेन्ड इन इंडियन रीजन, हिंदुइज्म सबसे ज्यादा आपका कहाँ है, इंडियन रीजन में, लेकिन ऐसा बुद्धिज्म के साथ नहीं है। बुद्धिज्म हैज स्प्रेड इनटू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के काफी सारे पार्ट्स में ये स्प्रेड हो चुका है। एंड टुडे मोर देन 350 मिलियन पीपल आर बुद्धिस्ट। आप सोचो 350 मिलियन की बात हो रही है और 128 करोड़ लगभग आबादी तो इंडिया की है, तो कहाँ करोड़ और कहाँ मिलियन, आप समझ सकते हो कि नहीं? 350 मिलियंस है आज के ज़माने में बुद्धिस्ट, और जो जितने भी ये मैक्सिमम लोग हैं ये कहाँ कंसंट्रेटेड है, एशिया में कंसंट्रेटेड है। समझ में आया? फिर आपका जो बुद्धिज्म की बात करेंगे तो आपके बुद्धिज्म इन इंडिया में किसने किया है, इंडिया में किसने फैलाया, तो खुद बुद्ध ने फैलाया। ठीक है ना, मतलब अपनी टीचिंग्स को, अपनी प्रीचिंग्स के थ्रू, अपनी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी के थ्रू इन्होंने बुद्धिज्म को इंडिया में स्प्रेड किया। फिर इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने टीचिंग्स को स्प्रेड किया। फिर इनकी काउंसिल्स हुई, काउंसिल्स में इनकी टीचिंग्स को पेन डाउन किया गया, कोडिफाइड किया गया, बुक्स में लिखा गया, ताकि लोग आने वाली पीढ़ी है वो आगे आगे तक समझ पाए कि आखिरकार बुद्धिस्ट जो लॉर्ड बुद्ध थे उनने कहा क्या था, उनकी टीचिंग्स क्या थी। समझ में आया कि नहीं? फिर उसके बाद हम बात करते हैं अशोक वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग हु इज क्रेडिटेड टू हैव स्प्रेड द बुद्धिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्होंने बुद्धिज्म को लगभग सारी जगह फैलाने की कोशिश की। उनकी जो बेटी थी संघमित्रा और उनका जो बेटा था, उन दोनों की हेल्प से इन्होंने बेसिकली बुद्धिस्ट को फैलाया। यहाँ मैप में आप देख सकते हो कि कहाँ से, बेसिकली आपको दिख तो नहीं रहा होगा, बट मन की आंखों से देख लो, ये है नेपाल, ये है तिब्बत, तो यहाँ से आपका फैलना चालू हुआ। देख रहे हो आप कहाँ कहाँ तक, सेंट्रल एशिया में भी गया हुआ है, फिर ये चाइना, यहाँ साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, कोरिया, म्यांमार, ये सारी की सारी, शिलोन, श्रीलंका, बोर्नियो, देन सुमात्रा, ये आप रूट देख रहे हो किस तरीके से आपका बुद्धिज्म किस तरीके से स्प्रेड हुआ। तो स्प्रेड पे भी आपके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है 6 मार्कर या 11 मार्कर डायरेक्टली। तो आपको बताना है कि भाई इंडिया में कैसे स्प्रेड हुआ, फिर उस तरीके से वर्ल्ड में किस तरीके से स्प्रेड हुआ। 2 पोर्शन में आप डिवाइड करके आंसर को बताओगे, सो इट विल गुड इम्पैक्ट टू एग्जामिनर, है ना। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इतना बड़ा रिलीजन, इतना बड़ा आप कह सकते हो प्रीचिंग्स, टीचिंग्स इतने अच्छे से जो बुद्ध ने बनाई थी, बुद्ध ने उठाई थी अपनी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी के थ्रू, आखिरकार वो डिक्लाइन कैसे हो गया, आपको ही बताना है। क्या रीजन है कि वो डिक्लाइन हो गया? तो सबसे पहली चीज, लैक ऑफ रॉयल सपोर्ट। 2 रॉयल सपोर्ट था, अशोक हमारे पास एग्जाम्पल है, लेकिन काफ़ी सारे लोग बाद में जो है बुद्धिज्म को थोड़ा सा डिक्लाइन करने लगे। फिर उसके बाद है बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंस। भाई नॉन वायलेंस नहीं करना है। नॉन वायलेंस ने क्या किया कि जो आपके हेमचंद्र जो हैं उनका कहना है पैसिफिस्ट पॉलिसी ऑफ अशोक, मतलब कि अगर आप नॉन वायलेंस नहीं करोगे, मतलब कि कोई भी किंग है अगर, तो वो इंपीरियलिज्म नहीं कर सकता है,
भाई इंपीरियलिज्म कैसे करेगा, मतलब कि एक्सपेंशन कैसे करेगा, वॉर कैसे करेगा। इंपीरियलिस्ट पॉलिसी अगर बनानी है, एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन अगर करना है तो इसका मतलब है वॉर तो करना पड़ेगा, वॉर करेंगे तो लोग तो मरेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन वायलेंस हो जाएगा, सॉरी ये तो वायलेंस हो जाएगा। अगर ये वायलेंस हो जाएगा तो बुद्धिस्ट के लॉर्ड बुद्ध के अगेंस्ट हो जाएगा, बुद्धिज्म के अगेंस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपका ये वाला जो डॉक्ट्रिन है इसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे लोग। नेक्स्ट, इन्वेजन ऑफ हुनास, हुनास का इन्वेजन हो गया। शंकराचार्य प्रीचिंग अगेंस्ट बुद्धिज्म, शंकराचार्य जो आपको पता है हिंदू सनातन धर्म के मेनली आप कह सकती हो कि आप पाइनियर थे, है ना, उन्होंने कई सारी टीचिंग्स ऐसे दी। फिर उसके बाद लोगों ने ये कंसीडर किया कि भाई जो बुद्ध हैं ये तो लॉर्ड विष्णु के ही इनकारनेशन है, लॉर्ड विष्णु, अगर ये लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन है, अगर ये लॉर्ड विष्णु के ही इनकारनेशन है तो भाई बुद्धिज्म एक्सेप्ट करने के लिए क्या मतलब है, ये बुद्धिज्म जो है वो हिंदुइज्म ही तो है। तो लोगों के मन में ऐसा आ गया, अगर बुद्धिज्म हिंदुइज्म ही है तो हम क्यों बुद्धिज्म में अलग से जाएं, क्यों उन चीज़ों को अलग से फॉलो करें। तो यही कारण है कुछ कुछ जिसकी वजह से आपका बुद्धिज्म डिक्लाइन हो गया। फिर ऑपोजिशन बाय राजपूत, राजपूत ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द टर्क्स, ये सारे के सारे कारण है कि आपका जो इतना बढ़िया सा रिलीजन था बुद्धिज्म वो क्यों डिक्लाइन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे और आगे हम बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे जैनिज्म, वर्धमान महावीर के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। और वर्धमान की जब हम बात करेंगे तो बेसिकली इनका जो बर्थ है वो कहाँ पे हुआ था, कुंडलग्राम नियर वैशाली, वैशाली में इनका बर्थ हुआ था। इन्हें क्षत्रिय फैमिली में इनका बर्थ हुआ था और इनके जो बेसिकली फादर थे उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ, और मदर कौन थी, त्रिशला, सिस्टर ऑफ लिचिजवी, मतलब कि बेसिकली लिचिजवी चीफ चेतक की ये सिस्टर थी, उनके घर में इनका बर्थ हुआ था, किसका, वर्धमान महावीर का। अब बेसिकली इन्होंने शादी किससे करी थी, यशोदा से, और इनकी एक डॉटर भी हुई थी। लेकिन क्या होता है कि बेसिकली आपके जब हम जैनिज्म की बात करते हैं तो जैनिज्म में आपके दो सेक्स हैं, कौन कौन से, एक तो दिगंबर है, एक श्वेतांबर है। तो दिगंबर ऐसा मानते हैं कि भाई जो आपके महावीर हैं वो पूरे के पूरे मॉन्क थे, मतलब कि पूरे के पूरे संत थे, उन्होंने अपनी लाइफ में शादी नहीं करी है। लेकिन श्वेतांबर ऐसा मानते हैं कि उन्होंने शादी भी की थी और उनकी एक बेटी भी थी, अनुजा प्रिय दर्शनी। ठीक है ना। अगर टीचिंग्स की बात करेंगे हम तो टीचिंग्स में आपको पता है इनके त्रिरत्न बहुत ज़्यादा फेमस है, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। राइट फेथ मतलब कि आपका जो फेथ है वो सही चीज़ पे होना चाहिए। अगर फेथ आपका गलत डायरेक्शन में है तो आप पूरे के पूरे क्या हो जाओगे, गलत डायरेक्शन में मूव करते चले जाओगे। देन राइट नॉलेज, अगर आपके पास किसी चीज़ को लेके राइट नॉलेज नहीं है तो आप झूठ बोल सकते हो, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, आप गलत डिसीजन भी ले सकते हो। तो दैट मीन्स अगर राइट नॉलेज नहीं है सो दैट विल पुट यू इनटू ट्रबल, गलत चीज़ों की तरफ आप जा सकते हो। और उसके बाद राइट एक्शन, राइट कंडक्ट की बात हो रही है। राइट कंडक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई राइट कंडक्ट, अगर आपका सही आचरण नहीं है, सही आचरण नहीं है, लोग आपसे दुखी हो रहे हैं तो दैट मीन्स आपके जीने का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए आपका ये जो है त्रिरत्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैनिज्म के। फिर हम बात करते हैं इनकी 5 डॉक्ट्रिन, कौन कौन सी हैं, 5 ग्रेट वॉर्स कौन से हैं, डू नॉट कमिट वायलेंस मतलब कि नॉन वायलेंस। फिर उसके बाद है कि भाई डू नॉट स्पीक लाई मतलब कि ट्रुथ बोलो, सत्य बोलो। स्टील मतलब कि स्टील मत करो, है ना, नॉन स्टीलिंग, नॉन स्टीलिंग। फिर डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी। फिर ओवर कंटिनेंस। तो ये उनके बेसिकली क्या है, बेसिकली क्या है, एक्वायर प्रॉपर्टी, अपरिग्रह है, अपरिग्रह, और ये आपका ब्रह्मचार्य। बेसिकली ये जो ऊपर के जो 4 हैं ये आपके पार्श्वनाथ ने दिए थे, पार्श्वनाथ जो कि 23rd तीर्थंकर थे। और आपका जो लास्ट वाला है ये आपका महावीर ने दिया था जो कि आपके 24th तीर्थंकर है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं। तो ये आपके 5 डॉक्ट्रीन्स हैं। डॉक्ट्रीन आपके वही बुद्धिज्म जैसे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा डीप में नहीं जाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट। अब जैसे हमने बोला कि भाई हमने क्या देखा कि बुद्ध जो थे उनको फॉलोअर करने वाले फॉलोअर्स ऑफ बुद्ध थे और उन्हीं के रिलीजन को क्या बोलते थे, बुद्धिज्म। ऐसे अब जैनिज्म क्या है, जैनिज्म क्या है, तो ये भी एक रिलीजियस ऑफशूट ऑफ हिंदुइज्म फाउंडेड बाय महावीर। मतलब कि बेसिकली महावीर के जो फॉलोअर्स हैं, है ना, फॉलोअर्स हैं, उन्हीं को आगे जाके क्या बोला गया, जैन। ठीक है, और उन्होंने जो रिलीजन बनाया उसको क्या बोला गया, जैनिज्म।
समझ में आया कि नहीं? तो जैनिज्म एक कह सकते हो आप रिलीजन है जो कि किसके ऊपर, किसकी टीचिंग्स के ऊपर बेस्ड है, किसकी टीचिंग्स को फॉलो कर रहा है? तो लॉर्ड महावीर की टीचिंग्स को, जो लॉर्ड महावीर के प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो कर रहा है। और उन्होंने जो ग्रुप बनाया है रिलीजियस ऑफशूट, उसको क्या नाम दिया हुआ, क्या क्या नाम दिया है उन्होंने? जैनिज्म। ठीक है ना? नेक्स्ट, फिर उसके बाद है आपकी बेसिकली थोड़े बहुत तीर्थंकार की बात हो रही है कि तीर्थंकार में फाउंडर कौन है जैनिज्म का? तो आपके लॉर्ड महावीर फाउंडर है। पहले तीर्थंकार कौन है? तो ऋषभ देव, इनका नाम आपको याद रखना है। 23rd तीर्थंकार कौन है? पार्श्वनाथ, जिन्होंने 4 वोज दिए हैं जैनिज्म के। और 5th वाला किसने दिया है? आपका महावीर, लॉर्ड महावीर, जो कि आपके 24th तीर्थंकार थे। ठीक है ना? नेक्स्ट, 5 वोज, ये हम अभी देख चुके हैं। नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, ट्रुथ, नॉन पोजेशन, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य। और 4th वाला आपका किसने ऐड किया हुआ है? ये बैठे हुए हैं महावीर जी, इन्होंने। ऑलराइट, नेक्स्ट, नाउ वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिलोसफीज ऑफ जैनिज्म, की फिलोसफीज आखिरकार जैनिज्म की फिलोसफीज क्या है। उसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले तो त्रिरत्न, कर्म, इक्वालिटी, इटर्नल सोल और सैल्वेशन, बिलीफ इन पेनेंस। तो आपका त्रिरत्न हम डिस्कस कर चुके हैं। कर्म, ये भी किस पे, ये बेसिकली किस पे रिलाय करते हैं? थ्योरी ऑफ कर्म पे। अगर आप कर्म करोगे तो आपको फ्रूट मिलेगा। मतलब कि ये जो है आप कह सकते हो कि ये उस फिलॉसफी पे वर्क नहीं करती है जैनिज्म कि जो भी आपकी लाइफ में लिखा हुआ है, जो डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा है वही होगा। तो ये किस पे वर्क कर रहे हैं? ये भी थ्योरी ऑफ कर्म पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन आपका कर्म कैसा होना चाहिए? कर्म कैसा होना चाहिए? होलिस्टिक होना चाहिए, जिसमें सबका वेलफेयर हो। आपका कर्म कैसा होना चाहिए? नॉन वायलेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसा कर्म करो कि भाई किसी का उसमें वायलेंस हो रहा हो, किसी की हत्या हो रही हो। कर्म आपका कैसे होना चाहिए? ट्रूथ, मतलब सच के साथ होना चाहिए। आप ब्रेड को अगर अर्न करने के लिए पैसे कमा रहे हो, सो दैट शुड बी ऑनेस्ट, दैट शुड नॉट बी करप्टेड। अगर करप्टेड आप कर रहे हो तो मतलब कि आपका कर्म अगेन सही नहीं है। फिर उसके बाद इनके जो दूसरे और भी इनके कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि आपका ट्रुथ हो गया, होलिस्टिक हो गया, नॉन वायलेंस हो गया, देन प्रॉपर्टी, अपरिग्रह। मतलब कि एक ये ऐसा भी कहते हैं कि आपका जितना भी आप अर्न कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एनी सेंट हु इज आस्किंग फॉर आर्म्स, ही मस्ट आस्क फॉर दैट मच आर्म दैट इज सेटिस्फाइंग हिज लाइफ। मतलब कि आपका जो आर्म है, मतलब कि आर्म्स है, मतलब कि आप के पास प्रॉपर्टी का एक्वायरमेंट, मनी का एक्वायरमेंट उतना ही होना चाहिए जितना कि आपकी लाइफ में सेटिस्फाइड, आपकी लाइफ को वो सेटिस्फाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्स्ट्रा अगर कुछ चीज़ है तो वो चीज़ आपके लिए गलत है। समझ में आया कि नहीं? दिस इज ऑल अबाउट कर्म। इक्वालिटी, सबसे अच्छी बात जो जैनिज्म की है वो ये है कि उन्होंने जो आपकी वर्ण सिस्टम है उसको बिल्कुल अपोज किया, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को अपोज किया और एक एगलिटेरियन सोसाइटी डेवलप की, जिसमें से विमेन और मैन को भी उन्होंने इक्वल माना और साथ में वैश्य और शूद्र को भी अलाउ किया उनके जो ग्रुप है, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट इक्वालिटी। इटर्नल सोल, इटर्नल सोल पे भी इन्होंने बात करी हुई है बेसिकली। फिर उसके बाद है सेल्वेशन। भाई सेल्वेशन कैसे होगा? तो ऑस्टेरिटी, मतलब कि आपको रिगरस ऑस्टेरिटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है ना? अभी हम आगे थोड़ी सी बात करेंगे श्वेतांबर दिगंबर में, तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट, ये उनके 9 ट्रुथ हैं, एक बार आप देख सकते हो, ज़्यादा कुछ है नहीं। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, रिजल्ट ऑफ गुड डीड क्या होगी, देन गुड डीड्स, पाप क्या है भाई, सिन क्या है। फिर आपका सनवर मतलब कि हिंड्रेंसेस इन द वे ऑफ कर्म, बॉन्डेज, बंध, निर्जर डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्म, देन मोक्ष, सैल्वेशन। तो ये जो आपकी है बेसिकली 9 ट्रुथ हैं, इसको आप एक बार गो थ्रू हो सकते हो, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट, जैन सेक्ट, दिगंबर एंड श्वेतांबर। बेसिकली क्या हुआ था कि आपके जो जैन सेक्ट थे, आपका जब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? ठीक है, यहाँ पे जो आपका बिहार वाला रीजन है, यहाँ काफ़ी सारे जैन मॉन्क्स थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पे आ गया फेमिन,
अब क्योंकि यहाँ पे फेमिन आ गया, तो ये जितने जैन मॉन्क्स थे इनमें से कुछ जैन मॉन्क्स आपके कर्नाटक, श्रवण बेलगोला चले गए, ये वाले रीजन में चले गए, लेकिन जी ये वहां पे चले गए। फिर उसके बाद आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल बाद ये वापस भी आए। अब जब 12 साल बाद ये वापस आए तो इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे जो जैन के जो आपके नन्स हैं, जो मॉन्क्स हैं, उन्होंने क्या किया, वाइट क्लैड को वियर करना चालू कर दिया, मतलब कि वाइट कपड़ों को इन्होंने धारण किया। और ये जो थे ये नेक्ड हो गए, इन्होंने कुछ भी वस्त्र धारण नहीं किए। समझ में आया, मतलब कि इन्होंने प्रॉपर ऑस्टेरिटी को मेंटेन किया। तो ये जो आपका ग्रुप था, बेसिकली ये जो आपका ग्रुप था जो आपका साउथ माइग्रेट कर गया था, इसको उन्होंने नाम दिया भद्रबाहु। क्या नाम दिया, भद्रबाहु। और ये जो आपका ग्रुप है जो यहीं पे आपके बिहार वाले रीजन में स्टे करा, उसका नाम क्या दिया, स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। और बाद में इन्हीं का नाम हो गया, स्थूलभद्र को कहा जाने लगा श्वेतांबर और इनको कहा जाने लगा दिगंबर। सो बस इतना सा डिफरेंस है, जो दिगंबर जैन है वो ऑस्टेरिटी को बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करते हैं, और जो श्वेतांबर हैं वो थोड़े मॉडिफाइड फॉर्म है, दो वो भी जो आपके लॉर्ड महावीर है उनकी जो भी टीचिंग्स हैं उनको फॉलो करते हैं, नो डाउट। तो अभी हम थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस देख लेंगे कि भाई इनके बीच में डिफरेंस क्या है। दोनों के बीच की बात हो रही है, थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं, सो दैट थिंग्स विल गेट मोर क्लियर टू यू। ऑलराइट, दिगंबर नो, जो इनके मॉन्क्स होते हैं कोई क्लोथ्स वेयर नहीं करते। श्वेतांबर जो है वो वाइट क्लोथ्स को वेयर करते हैं। फिर इसके बाद इसमें भी मूर्ति पूजक, नॉन मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजक, नॉन। तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ कि भाई दिगंबर जो जैन टेम्पल होते हैं, अगर आप दिगंबर जैन टेम्पल में कभी गए होगे तो वो जो टेम्पल्स होते हैं आपके, उसमें ज़्यादा डेकोरेशन नहीं होता, ऑर्नामेंट्स को वियर नहीं किया जाता, दे आर वेरी सिंपल। एंड द आइडल ऑफ ऑल द 24 तीर्थंकर्स आर न्यूड, मतलब कि वो लोग कुछ भी बेसिकली आप देखोगे तो उसमें क्लोथ्स को वियर नहीं करते। लेकिन श्वेतांबर वही टेम्पल होते हैं तो थोड़े डेकोरेटिव होते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये थोड़ा सा उनके बीच में डिफरेंस है। उसके बाद आइडियोलॉजिकल डिफरेंस में अगर हम देखेंगे तो दिगंबर ऐसा मानते हैं कि भाई अगर विमेन है तो उनको सेल्वेशन नहीं मिलेगा, इसीलिए जो आपके 19th तीर्थंकर हैं मल्लीनाथ को वो मानते हैं कि क्योंकि ये तीर्थंकर हैं मतलब कि ये मैन रहे होंगे, तो इनको वो मानते हैं कि ये मैन है। और श्वेतांबर जो हैं वो इनको मल्लीबाई बोलती हैं, मल्लीबाई मतलब कि ये जो थी वो फीमेल थी। समझ में आया कि नहीं? दूसरा ये भी कि दिगंबर ये मानते हैं कि महावीर की कभी शादी नहीं हुई और शादी नहीं हुई तो बेटी नहीं है, और श्वेतांबर मानते हैं कि उन्होंने शादी की थी और शादी के बाद उनकी बेटी भी हुई थी। समझ में आया कि नहीं? आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद है कि भाई आपका जो बेसिकली जैनिज्म है, जो जैनिज्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आपका डिक्लाइन क्यों हुआ? तो इसके कई सारे कारण हैं। आप जैसे देख लो, नॉन वायलेंस नहीं करेगा भाई कोई, ठीक है। उसके बाद किसी की तबीयत खराब भी हो जाएगी तो मेडिसिन नहीं लेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें हैं जो कुछ ज़्यादा ही ऑस्टेरिटी को दिखाती हैं, और यही कारण है कि काफ़ी सारे लोगों ने फिर इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, जैसे कि भाई नॉट टेकिंग द मेडिसिन इवन व्हेन इल, नॉट प्लकिंग द वेजिटेबल। अभी भी काफ़ी सारे लोग जो हैं ज़मीन के अंदर वाली जो चीज़ें उगती हैं नहीं खाते हैं, लेकिन नहीं खाते तो फिर बाकी लोगों को लगता है भाई इसमें क्या, ये तो खाना ही चाहिए, ऐसा वैसा। लेकिन भाई बिलीव, इट इज़ ऑल अबाउट बिलीव एंड फेथ। जो मानते हैं तो मानते हैं। फिर उसके बाद है कि पैट्रोनेज, थोड़ा सा लैक ऑफ पैट्रोनेज की थोड़ी बहुत कमी हो गई, और यही कारण था कि आपका जो जैनिज्म है बेसिकली वो डिक्लाइन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली किसके बारे में था? जैनिज्म के बारे में था। अभी हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? मौर्यन एम्पायर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रगुप्त मौर्य की हम बात करने जा रहे हैं। छोटी सी स्टोरी मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुनाना चाहूँगी, और वो ये है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है, मैं भी थक गई हूँ बोलते बोलते, बट नो इशू। मैं आपको बताऊं 2 घंटे 3 घंटे मैं तो बोल सकती हूँ, बच्चे सुनने में थक जाते हैं, बच्चे सुन नहीं पाते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, इजंट इट? बिल्कुल बढ़ानी चाहिए। ठीक है, चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त मौर्य जो दिस नेम, द रिनाउंड नेम चंद्रगुप्त मौर्य, आखिरकार ये नाम इतना बड़ा कैसे हो गया, आखिरकार ये किंग कैसे बन गया, थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। और कैसे क्या हुआ कि भाई आखिरकार हाउ चंद्रगुप्त मौर्य मेट टू किससे, चाणक्य, चाणक्य से किस तरीके से उनकी मीटिंग हुई और किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य आपका किंग बना, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो छोटी सी स्टोरी मैं आपको इसके लिए बताना चाहूंगी, वो स्टोरी ये है कि जो आपका चाणक्य है, चाणक्य का जब बर्थ हुआ था, सो देयर वाज अ सिंबल ऑफ स्नेक इन हिज टीथ, चाणक्य के उसमें टीथ का सिंबल था। एन एस्ट्रोलॉजर विजिटेड हिज होम, और उन्होंने, एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा, उनको बताया कि सिंस देयर इज अ सिंबल ऑफ स्नेक इन द टीथ ऑफ योर चाइल्ड, इसका मतलब है कि जो आपका बेटा है वो बहुत बड़ा किंग बनने वाला है, बहुत बड़ा। एंड इंस्टेड ऑफ बिकमिंग हैप्पी, चाणक्य's mother starting weeping out, she started crying and Chanakya came to him and asked, mother, why are you weeping? Then mother told कि आप बहुत बड़ी किंग बनने वाले हो एंड मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगी, that's why I am crying. He told everything what the astrologer told her. तो इस तरीके से जो चाणक्य थे उन्होंने तुरंत ही पिक्ड अप द स्टोन एंड ब्रोक हिज टीथ, उन्होंने तुरंत ही अपने टीथ को तोड़ दिया। ये दिखाता है कि आपका जो चाणक्य है, ही हैड नेवर ग्रीड फॉर मनी, ही हैड नेवर ग्रीड फॉर पोजीशन, एंड चाणक्य वाज इंटेलेक्चुअल पर्सन। लेकिन भाग्य, किस्मत भी एक अलग चीज़ है, उसने क्या किया, चाणक्य को बहुत ही बड़ा मिनिस्टर बना दिया। मिनिस्टर बनाने के बाद उन्होंने कहाँ पे गए, धनानंद के मिनिस्टर में गए, लेकिन धनानंद के कोर्ट में गए। लेकिन आप देखिए कि जो धनानंद है, धनानंद बेसिकली एक अच्छा किंग नहीं था। वो अपने जो किंगडम था वहाँ से काफ़ी सारे टैक्स को इकट्ठा करता था, और टैक्स को इकट्ठा करने के बाद आप कह सकते हो कि उसका जो यूज़ था वो पब्लिक वेलफेयर में ना लगा के कहीं और लगाता था। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी किसके साथ, वहाँ के लोगों के साथ। तो लोगों ने चाणक्य को समझाया कि भाई धनानंद ठीक नहीं करता है, तो आप उसको समझाइए कि भाई जो किंग का काम है वो पब्लिक वेलफेयर है, ना कि पब्लिक का एक्सटॉर्शन है। तो चाणक्य ने जब धनानंद को समझाने की कोशिश की, तो धनानंद टोल्ड टू चाणक्य दैट यू आर पंडित, डोंट टेल मी हाउ टू लीड द एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो चाणक्य को ये बात बहुत बुरी लग गई कि आई एम द वन, आई एम नॉट, यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, बट आई एम हियर टू टेल यू व्हाट इज द राइट थिंग, व्हाट इज द राइट वर्क, राइट ड्यूटी ऑफ द किंग। और क्योंकि आपने मुझको इस तरीके से सभा में मेरी बेइज्जती करी है, आई विल डिस्ट्रॉय, मैं यहाँ वापस तब आऊंगा जब आई विल डिस्ट्रॉय योर किंगडम, ऐसा वो कहते हैं। और चाणक्य यहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर वो कहाँ चले जाते हैं, बेसिकली तक्षशिला चले जाते हैं। ये तो एक पार्ट होगी स्टोरी की। दूसरा पार्ट ये कि जब बेसिकली चंद्रगुप्त का जब फादर और मदर थे, तो चंद्रगुप्त के फादर की एक बैटल में डेथ हो जाती है, और किसी तरीके से उनकी जो मदर है वो प्रेग्नेंट होती है, और वो आप जो बेसिकली चंद्रगुप्त है उसको लेके कहाँ पे चली जाती है, पाटलिपुत्र, अपने मामा के साथ। मतलब चंद्रगुप्त के मामा हेल्प करते हैं और वो पाटलिपुत्र चली जाती है। जब वो पाटलिपुत्र जाती है बेसिकली, तो वहाँ पर वो देखती है कि धनानंद के कितने सारे, आप कह सकते हो कि बेसिकली टैक्सेशन और ये कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, पीपल अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो वो चंद्रगुप्त को भेज देती है तक्षशिला, दूर भेज देती है। और आप देख सकते हो, स्टोरी को लिंक कर सकते हो। अब आगे क्या होता है कि बेसिकली जो आपके चाणक्य हैं वो चंद्रगुप्त में ऐसी एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, और वो समझ जाते हैं, क्या समझ जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि अब अगर मुझे कोई सही किंग दिख रहा है, सही पर्सन, एम्बिशियस लीडर दिख रहा है, तो वो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंदू, उसी का नाम क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। वो सारी की सारी टीचिंग्स देते हैं, अलेक्जेंडर की आर्मी में उसको रिक्रूट करते हैं ताकि वो चीज़ों को समझे, क्योंकि अलेक्जेंडर के पास काफ़ी सारी नई टेक्निक्स थी, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी सारी चीज़ें अलेक्जेंडर से सीखता है उसकी आर्मी में रह के, और उसके बाद जो है आपका कहाँ पर, जो आपके मगध में जो नंद डायनेस्टी है वहां पर अटैक करते हैं। तो एक बार वो डायरेक्टली अटैक कर देते हैं। जब वो डायरेक्टली अटैक करते हैं तब वो जो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य वो हार के भाग जाते हैं। तब उनको समझ में आया, क्या समझ में आया चाणक्य को, ये समझ में आया कि भाई अगर खिचड़ी गर्म है, अगर हम डायरेक्टली बीच में फिंगर डालेंगे तो हम जल जाएंगे, क्यों ना हम सरकमफेरेंस, पेरीफेरी से अटैक करना चालू करें। उसके बाद जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये चाणक्य की मदद से फेरी पे अटैक करना चालू करते हैं, और फेरी पे अटैक करने के बाद
धीरे धीरे किंग की मदद लेते हैं और फिर मगध एम्पायर को क्या कर लेते हैं, इसके ऊपर विक्ट्री पा लेते हैं, जीत जाते हैं। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। किस तरीके से इनकी स्टोरी चालू हुई और किस तरीके से ये किंग बने, रिनाउंड किंग, एक बच्चे से किस तरीके से रिनाउंड किंग बने, और इनको सैंड्रोकोटस भी कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो दिस वाज अबाउट आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर आप देख सकते हो कि भाई आपका जो मौर्य एम्पायर है 321 बीसी में जब आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको फाउंड किया था, 185 बीसी तक मौर्य एम्पायर का साम्राज्य आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा ये फैला हुआ है ना। नेक्स्ट बिंदुसार की बात हो रही है। बिंदुसार जो थे, बिंदुसार की पर्सनालिटी ऐसी है, बिंदुसार का नाम बिंदुसार कैसे पड़ा हम ये देख लेते हैं। बिंदुसार बेसिकली इनको एक प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ डिसीज हो गई थी, ऐसी एक ये स्टोरी मानी जाती है, कुछ कुछ ऑथर्स इसको मानते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देती हूँ, हालांकि और भी स्टोरीज प्रिवेलिंग है बट वो अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो बिंदुसार का नाम बिंदुसार ऐसे पड़ा कि बेसिकली क्या हुआ कि जो आपके यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो इनके प्राइम मिनिस्टर थे ना, वो आपके कौन थे, चाणक्य। इन्होंने भी इनका जो किंगडम है, मतलब इनका रेन है, इसको कंटिन्यू करा था चाणक्य को, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि बिंदुसार जो हैं, क्या हुआ था कि इनको एक प्रॉब्लम हो गई थी और चाणक्य ने अपनी मेथडोलॉजी के साथ उस डिसीज को एक बिंदु पे कंसंट्रेट कर दी थी, है ना। मतलब कि सारे पॉइजन को जो इनकी बॉडी में फैल रहा था उसको एक बिंदु पे कंसंट्रेट कर दी थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था, बिंदुसार। समझ में आया कि नहीं? तो ये एक आपकी स्टोरी चलती है बिंदुसार को लेके। फिर अगर हम बात करें कि भाई सन एंड सक्सेसर ऑफ, ये किसके थे, किसके सन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। इनको अमित्रघात कहा जाता था। क्या, अमित्रोचैट्स, मतलब स्लेयर ऑफ ऑल फोइस, मतलब कि अगर ये किसी के मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, तो बहुत हमेशा हेल्प करेंगे, लेकिन अगर ये एनिमी है तो ही वॉज द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल फोइस। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका बेसिकली किसका है, किसके बारे में है, बिंदुसार। फिर कई सारे स्कॉलर्स के हिसाब से जैन और तिब्बतन, चाणक्य ऑल्सो आउटलिव्ड द चंद्रगुप्त मौर्य एंड कंटिन्यूड एज अ मिनिस्टर ऑफ बिंदुसार। बिंदुसार के कोर्ट में भी रहे, कौन, चाणक्य, ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बिंदुसार के बेसिकली 100 बेटे थे, बहुत सारे बेटे थे, ठीक है ना, जिसमें से आपका एक इंपॉर्टेंट था शिमुख। कहाँ गया, इसमें लिखा हुआ है कि नहीं, हाँ ये सुशीम, सॉरी शिमुख नहीं, सुशीम और सुमन, इन दोनों, ये सुमन और सुशीम दोनों एक ही नाम मिलता है आपको। और दूसरे हैं आपके अशोक। तो बेसिकली अशोक को इन्होंने उज्जैन का गवर्नर बनाया था और सुशीम को इन्होंने कहाँ का गवर्नर बनाया हुआ था, तो सुशीम को इन्होंने तक्षशिला का गवर्नर बनाया हुआ था। इनके बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशंस थे विथ ग्रीक एंटियोकॉस। समझ में आया कि नहीं? डेमाकस के साथ इनके अच्छे रिलेशंस थे और ये एम्बेसडर भी बने थे बिंदुसार के कोर्ट में, और इन्होंने लास्ट में आजीवक सेक्ट को क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। समझ में आया कि नहीं? सो दिस इज अबाउट बिंदुसार। अशोक द ग्रेट की हम बात करने जा रहे हैं, मतलब कि एम्पायर कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम कश्मीर टू आंध्र प्रदेश, फ्रॉम अफगानिस्तान टू बांग्लादेश, वन मैन, वन एम्परर, वन किंग, the first Buddhist king who is credited to have spread the Buddhism all across the world, first king to open the hospital for animal, the king who was when prince was the governor of Avanti, suppressed the Takshila revolt। तो इसीलिए अशोक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हम बात करने वाले हैं अशोक द ग्रेट की। तो अशोक बेसिकली मैं आपको बता दूं, इनका बर्थ जो है वो पाटलिपुत्र में ही हुआ था और डेथ भी इनकी वहीं पे हुई थी। और इन्होंने, ये किसके बेटे थे, बिंदुसार के। और अगर हम बात करेंगे बेसिकली कि आखिरकार इनकी मदर का नाम क्या था, तो इनकी मदर का नाम था, क्या नाम दिखा था, इनकी मदर का नाम क्या था, सुभद्रंगी। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये जो सुभद्रंगी थी ये एक ब्राह्मण थी और आपके जो बाकी बिंदुसार थे वो एक क्षत्रिय थे, इसलिए अशोक को एक उतना नेम, उतना फेम, उतना वैलर नहीं मिलता था किंगडम में जितना बाकी के बच्चों को मिलता था, बाकी के प्रिंस को मिलता था। तो यही कारण है कि बाकी के जो सन थे वो कहीं ना कहीं अशोक से जेलस होते थे। इसीलिए जब तक्षशिला में रिवोल्ट हुआ था और वहां पर सुशीम वहां का गवर्नर था, लेकिन भेजा किसको था, अशोक को। क्यों अशोक को भेजा था, इसलिए भेजा था ताकि अशोक वो बैटल फॉट करे और उसकी डेथ हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, बाकी भाइयों में अशोक वॉज द रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी एज वेल एज ब्रेवरी।
दोनों ही अशोक में बहुत ज़्यादा थी, इंटेलेक्चुअल भी था, ब्रेवरी भी थी, क्योंकि ये ब्राह्मण था तो इंटेलेक्चुअलिटी थी, और साथ में वॉरियर्स के साथ रहा, मतलब कि किंगडम में वॉरियर्स थे, क्षत्रिय थे, इसलिए ऑटोमेटिक ब्रेवरी भी, करेज भी, मिलिट्री टैक्टिक्स भी, ये सारी चीज़ें उसमें आ गई। इसीलिए अशोक क्या बना, अशोक द ग्रेट। हम आगे अशोक के बारे में जानेंगे बेसिकली। हाँ, तो अशोक की लाइफ में ये जो बेसिकली अशोक का नाम मतलब क्या निकल रहा है, अशोक मीन्स विथआउट सॉरो। जब उसका बर्थ हुआ तो उसकी मदर को क्या लगा कि आई एम नाउ विथआउट सॉरो, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ अशोक। तो अशोक ने अपनी लाइफ में सारे के सारे अच्छे काम किए। सिर्फ एक वॉर अशोक ने जो लड़ा था, दैट इज कलिंग वॉर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कलिंग वॉर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कलिंग वॉर फॉट हुआ था तो लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोगों को प्रिजनर्स बनाया गया था। जब अशोक ने इस चीज़ को देखा, बेसिकली अशोक ने इस चीज़ को देखा और जब ये जाना कि लोग इस तरीके से मर रहे हैं, सो दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे कि मैं लोगों को यहाँ पे इस तरीके से जीतूं, मतलब कि दिस इज वेरी घोष नाउ, अगर मेरा यही तरीका रहा, मैं अपने फॉलोअर्स को इस तरीके से जीतूं, तो ये तो चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसीलिए उसने क्या डिसाइड किया, आई विल रिप्लेस द भेरी घोष बाय धम्म घोष। समझ में आया कि नहीं? तो ये कलिंग वॉर के आफ्टर कलिंग वॉर इन्होंने धर्म प्रिंसिपल को अप्लाई किया, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म को बढ़ाया, कि क्योंकि इन्होंने बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स देखे, नॉन वायलेंस और सारे के सारे, तो इन्हें समझ में आया कि बुद्धिज्म कितना बढ़िया है लोगों को जीतने के लिए। मतलब कि इसका मतलब ये है कि लोगों को जीतने के लिए हमें वॉर करने की जरूरत नहीं है, वी कैन ऑल्सो वन द पीपल बाय लव एंड पीस। अशोक द एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी चेंज हो गया। फिर अ चेंज ऑफ हार्ट कैसे उन्होंने चेंज किया, कलिंग वॉर ने ही उनका हार्ट पूरा चेंज किया। तो मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ डिड कलिंग वॉर चेंज द हार्ट ऑफ द अशोक एंड व्हाट वाज द लाइफ आफ्टर दैट। 11 मार्कर में भी आपको आ सकता है, 15 मार्कर में भी। धर्म प्रिंसिपल, फिर इनके धम्म के क्या क्या प्रिंसिपल थे, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस टू ऑल सेक्स, सभी के लिए टॉलरेंट होना, देन उसके बाद रिस्पेक्ट करना मदर की, फादर की, एल्डर पर्सन की, फिर उसके बाद सोसाइटी में कोऑपरेशन, लव, पीस को एस्टैब्लिश करना। तो आई थिंक आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा, आना भी चाहिए, आई होप। फिर अशोक द एडमिनिस्ट्रेटर की बात हो रही है कि भाई अशोक ने फिर कैसे क्या एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया। तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाया, आप यहाँ देख सकते हो, ही टॉट एंड कन्विंस्ड पीपल टू लव एंड रिस्पेक्ट, इंसिस्टेड ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ द सैंक्टिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ को ज़्यादा ये सपोर्ट करने लगे, कि ह्यूमन लाइफ पे ये ज़्यादा बिलीव करने लगे। उसके बाद इन्होंने बैन कर दिया हंटिंग, प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पहले ऐसे किंग थे जिन्होंने हॉस्पिटल एनिमल्स के लिए खुलवाया, मतलब कि इनका कंसर्न सारे के सारे लिविंग बींग्स पे था, ना कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स पे था। ठीक है, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म आप सभी जानते हो कि इन्होंने कई सारी मोनेस्ट्रीज, लगभग बहुत ज़्यादा इन्होंने काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया, और लगभग कंस्ट्रक्शन करवाने के बाद इन्होंने ही बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, मिशनरीज को इन्होंने भेजा था, इनका खुद का बेटा भी था एक, कुणाल, खुद एक मॉन्क बन गया था। उसके बाद संघमित्रा को इन्होंने श्रीलंका भेजा था। सो दिस वाज अबाउट स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। अब हम बात कर रहे हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करेंगे तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कुछ होना चाहिए तो वो आपका किंग होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो हमने मौर्यन डायनेस्टी के चंद्रगुप्त मौर्य कवर कर लिया, आपका बिंदुसार कवर कर लिया एंड अशोक इन डिटेल। इसके अलावा जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम बाकी की क्लास में, आगे की क्लास में मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, उसमें कवर कर लेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एवरीवन।